सक्सेसफुल स्टॉक स्पेकुलेटर। इसे अप्रैल 1922 में जे बटलर द्वारा लिखा गया और राष्ट्रीय वित्तीय सूचना ब्यूरो द्वारा दिसंबर 1922 में प्रकाशित किया गया। इसका साल 2024 में यश माकड़ द्वारा हिंदी में ट्रांसलेट किया गया और हिंदी audiobook.com द्वारा प्रकाशित और रिलीज किया गया। हमारा मानना है कि इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांत उन सभी लोगों के लिए बहुत मूल्यवान है जो स्पेकुलेटिव सिक्योरिटीज खरीदते हैं, और हम किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके किसी भी भाग को पुनः प्रस्तुत करने पर आपत्ति नहीं करते हैं, चाहे हमें इसका श्रेय दिया जाए या नहीं। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना ब्यूरो। भाग 1, परिचयात्मक अध्याय। अध्याय 1, इस पुस्तक का उद्देश्य। यह पुस्तक हमारे ग्राहकों को उन मूलभूत सिद्धांतों के बारे में कुछ जानकारी देने के उद्देश्य से लिखी गई है जो हमें उनके लिए स्टॉक चुनते समय मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन ये सिद्धांत हर उस व्यक्ति के लिए मूल्यवान है जो लिस्टेड स्टॉक या किसी अन्य प्रकार के स्पेकुलेटिव स्टॉक में बिजनेस करता है। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आपको स्पेकुलेशन शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, जिसे अगले अध्याय में समझाया गया है। हमारा उद्देश्य आपको नुकसान से बचाना है और साथ ही आपको प्रॉफिट कमाने में सक्षम बनाना है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि अपनी स्पेकुलेशन में सुरक्षा कैसे प्रदान करें। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि स्टॉक स्पेकुलेशन में भारी नुकसान होता है, लेकिन हमारा दावा है कि यदि सभी स्पेकुलेटर इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों का पालन करें तो इनमें से लगभग सभी नुकसानों से बचा जा सकता है। क्या और कब दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, और हम आपसे अध्याय 5 से 9 तक का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के लिए बहुत अधिक आग्रह करते हैं। अध्याय 10 से 15 आपको स्टॉक की कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रभावों के बारे में बहुत कुछ बताएगा, जिसका ज्ञान आपके लिए अपना सिलेक्शन करने में भी मार्गदर्शक होगा। संभवतः पूरी पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 25 है, जो मार्केट इन्फॉर्मेशन पर आधारित है। इस अध्याय को ध्यान से पढ़ने पर आपको यह विश्वास हो जाएगा कि स्टॉक मार्केट के बारे में प्रचलित अधिक इन्फॉर्मेशन भ्रामक होती है। अकेले यही तथ्य स्टॉक स्पेकुलेशन में होने वाले बहुत से नुकसानों के लिए जिम्मेदार हैं। हमारा उद्देश्य सभी तथ्यों को संक्षेप में बताना है। पूरी पुस्तक बहुत लंबी नहीं है और इसे ध्यान से पढ़ने के लिए आपको ज्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें यकीन है कि आपको इससे कई ऐसे विचार मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे। अध्याय 2, स्पेकुलेशन क्या है। स्पेकुलेशन किसी ऐसी चीज के बारे में सिद्धांत बनाना है जो अनिश्चित है। हम किसी भी ऐसी चीज के बारे में अनुमान लगा सकते हैं जो अनिश्चित है, लेकिन हम इस पुस्तक में स्पेकुलेशन शब्द का इस्तेमाल विशेष रूप से प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से स्टॉक और बॉन्ड की खरीद और बिक्री के संदर्भ में करते हैं। जब लोग स्टॉक और बॉन्ड को उनसे मिलने वाली आय के लिए खरीदते हैं और उस आय की राशि तय होती है, तो उन्हें इन्वेस्टमेंट करना कहा जाता है, न कि स्पेकुलेशन। लगभग सभी इन्वेस्टमेंट्स में स्पेकुलेशन करने का तत्व भी होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस परिवर्तन के अधीन होता है। इन्वेस्टमेंट से यह भी पता चलता है कि आपने जो कुछ भी खरीदा है उसे कुछ समय तक अपने पास रखना है, जबकि स्पेकुलेशन इनकम के लिए रखने के बजाय तुरंत प्रॉफिट के लिए बेचने का विचार देती है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में स्पेकुलेशन शब्द रिस्क के विचार को व्यक्त करता है, और कई लोग सोचते हैं कि इसका मतलब बहुत ज्यादा रिस्क है। डिक्शनरी में स्पेकुलेशन के एक अर्थ के लिए बड़े प्रॉफिट के लिए रिस्क भरा इन्वेस्टमेंट दिया गया है, लेकिन स्पेकुलेशन का रिस्क भरा होना जरूरी नहीं है। इस पुस्तक के लेखक ने एक बार सुरक्षा के साथ स्टॉक स्पेकुलेशन अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया था, और एक निश्चित वित्तीय पत्रिका ने और इसके लिए उनकी कड़ी आलोचना की थी। जाहिर है कि उस पत्रिका के संपादक ने सोचा था कि स्पेकुलेशन और सुरक्षा विरोधाभासी शब्द है, लेकिन यह अभिव्यक्ति बिल्कुल सही है। सुरक्षा के साथ स्टॉक स्पेकुलेशन संभव है। बेशक हम जानते हैं कि सुरक्षा शब्द का इस्तेमाल शायद ही कभी पूर्ण अर्थ में किया जाता है।
हम अक्सर इस तरह की अभिव्यक्तियां पढ़ते हैं। मॉडर्न ऑफिस बिल्डिंग्स में लिफ्ट सुरक्षा के लिए चलाई जाती है। सुरक्षा के साथ समुंदर पार करना संभव है। आप न्यूयॉर्क के सैन फ्रांसिस्को तक रेलगाड़ी में सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं और फिर भी दुर्घटनाएं हो जाती है। लोग लिफ्ट, स्टीमशिप और रेलगाड़ियों में अपनी जान गंवा देते हैं। चूंकि गंभीर दुर्घटनाएं तुलनात्मक रूप से दुर्लभ हैं, इसलिए हम सुरक्षा शब्द का उपयोग करते हैं। इसी तरह कभी कभी स्टॉक खरीदना संभव होता है जब यह लगभग निश्चित होता है कि खरीदार को प्रॉफिट होगा, और यह सुरक्षा के साथ स्टॉक स्पेकुलेशन है। जब 80s के दशक में लिबर्टी बॉन्ड बिक रहे थे तो कई लोगों ने उन्हें स्पेकुलेशन के लिए खरीदा था। वे कोई रिस्क नहीं उठा रहे थे, सिवाय इस मामूली रिस्क के कि मार्केट प्राइस बढ़ने से पहले और भी कम हो सकता है, और इसमें उन लोगों के लिए कोई रिस्क शामिल नहीं था जो वे जानते थे कि वे उन्हें होल्ड कर सकते हैं। यह तथ्य कि लिबर्टी बॉन्ड की मार्केट कीमतें बढ़ेंगी एक आर्थिक कानून पर आधारित थी जो कभी विफल नहीं होती। वह कानून यह है कि जब ब्याज दरें बढ़ती है तो बॉन्ड की मार्केट कीमतें कम हो जाती है, और जब ब्याज दरें कम होती है तो बॉन्ड की मार्केट कीमतें बढ़ जाती है। जब 80s के दशक में लिबर्टी बॉन्ड बिक रहे थे तो ब्याज दरें इतनी अधिक थी कि यह निश्चित था कि वे नीचे आएंगी। यह भी निश्चित था कि लिबर्टी बॉन्ड की मार्केट कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन कोई भी यह नहीं बता सकता था कि एक निश्चित समय में वे कितनी बढ़ेंगी। यह अनिश्चितता का वह तत्व था जिसने उन्हें स्पेकुलेशन करने वाला बना दिया, और ऐसा नहीं था कि इस तथ्य के बारे में कोई संदेह था कि उनके मार्केट प्राइस बढ़ेंगे। उस समय लिबर्टी बॉन्ड खरीदना सुरक्षा के साथ स्पेकुलेशन करना था। यदि आप इस पुस्तक को समझ के साथ पढ़ते हैं तो आपको सुरक्षा के साथ स्पेकुलेशन के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। अध्याय 3, कुछ शब्दों की व्याख्या। स्टॉक स्पेकुलेशन के संबंध में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ शर्तें स्टॉक ब्रोकरों के संपर्क में आने वाले लोगों के लिए बहुत परिचित है, लेकिन मेल द्वारा बिजनेस करने वालों के लिए हमेशा परिचित नहीं होती है। निसंदेह हमारे अधिकांश पाठक इन शर्तों से परिचित हैं, लेकिन हम ये परिभाषाएं उन कुछ लोगों के प्रॉफिट के लिए दे रहे हैं जो इनसे परिचित नहीं है। ट्रेडर, स्टॉक खरीदने और बेचने वाले व्यक्ति को आमतौर पर ट्रेडर कहा जाता है। यह शब्द संभवतः तब उत्पन्न हुआ जब एक स्टॉक के बदले दूसरे स्टॉक का बिजनेस करना प्रथागत था, और बाद में इसका उपयोग ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करने के लिए किया जाने लगा था जो एक स्टॉक बेचकर दूसरा स्टॉक खरीदता था। वह ट्रेडर था, लेकिन जो व्यक्ति प्रॉफिट के लिए स्टॉक खरीदता है और उन्हें बेचकर अवसर मिलने पर अपना प्रॉफिट कमाता है, वह शब्द के सख्त अर्थ में ट्रेडर नहीं हो सकता है। हालांकि सुरक्षा के लिए हम इस पुस्तक में ट्रेडर शब्द का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करने के लिए करते हैं जो स्टॉक खरीदता या बेचता है। स्पेक्यूलेटर, यह शब्द ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो प्रॉफिट के लिए स्टॉक खरीदता है, स्टॉक की आय के संदर्भ के बिना उच्च कीमत पर बेचने की उम्मीद के साथ। वह पहले बेच सकता है, कम कीमत पर खरीदने की उम्मीद के साथ, जैसा कि अध्याय 17 में शॉर्ट सेलिंग पर समझाया गया है। कई मामलों में वहां हम ट्रेडर शब्द का उपयोग करते हैं, उसके बजाय स्पेकुलेटर शब्द का उपयोग करना अधिक सही होगा। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर स्पेकुलेटर से इस मामले में अलग होता है कि वह स्टॉक या बॉन्ड को इस उम्मीद से खरीदता है कि वह उन्हें कुछ समय तक अपने पास रखेगा ताकि उनसे आय प्राप्त की जा सके, बिना किसी स्पेकुलेशन की संभावनाओं के संदर्भ में। हमारा मानना है कि निवेशकों को हमेशा अपनी खरीद की स्पेकुलेशन संभावनाओं पर कुछ विचार करना चाहिए। रिस्क में वृद्धि या आय में कमी के बिना स्पेकुलेशन प्रॉफिट प्राप्त करना अक्सर संभव होता है। बुल, जो व्यक्ति यह मानता है कि स्टॉक का मार्केट प्राइस बढ़ेगा, उसे बुल कहते हैं। बेशक एक स्टॉक में बुल और दूसरे में बेयर होना संभव है। इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर मार्केट के संदर्भ में किया जाता है। बुल मार्केट का मतलब है बढ़ता हुआ बाजार। बेयर, बुल का विपरीत बेयर होता है। यह उस व्यक्ति को संदर्भित करता है
जो मानता है कि स्टॉक्स का मार्केट प्राइस घट जाएगा, और बेयर मार्केट एक गिरता हुआ मार्केट है। लैम्ब का तात्पर्य जनता के उस हिस्से से है जो स्टॉक स्पेकुलेशन के बारे में इतना कम जानता है कि वे जल्दी या बाद में अपना सारा पैसा खो देते हैं। बुल और बेयर उन्हें आगे बढ़ाते हैं। यदि लैम्ब इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि वे अपना पैसा क्यों खोते हैं। लॉन्ग और शॉर्ट। जिनके पास स्टॉक है उन्हें लॉन्ग कहा जाता है, और जिनके पास उधार स्टॉक है उन्हें शॉर्ट कहा जाता है। शॉर्ट सेलिंग को अध्याय 17 में समझाया गया है। ऑड लॉट। एक्सचेंजों पर स्टॉक निश्चित लॉट में बेचे जाते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर 100 स्टॉक एक लॉट होते हैं, और कंसोलिडेटेड स्टॉक एक्सचेंज पर 10 स्टॉक एक लॉट होते हैं। इन राशियों से कम एक ऑड लॉट होता है। जब आप एक ऑड लॉट बेचते हैं तो आपको आमतौर पर मार्केट प्राइस से 1/8 कम मिलता है, और जब आप एक ऑड लॉट खरीदते हैं तो आप आमतौर पर मार्केट प्राइस से 1/8 अधिक भुगतान करते हैं, यानी प्रत्येक स्टॉक पर $1 का 1/8वां हिस्सा, जहां कीमतें डॉलर में दिखाई जाती है। पॉइंट। यह कहना एक आम अभिव्यक्ति है कि कोई स्टॉक 1 पॉइंट ऊपर या नीचे गया, जिसका अर्थ है कि डॉलर में लिखे स्टॉक में $1, लेकिन सेंट में लिखे स्टॉक में 1 सेंट, क्योंकि कई स्टॉक न्यूयॉर्क कर्व पर हैं। कॉटन के कोटेशन में 1.1 सेंट का 1/100वां हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए, यदि कॉटन 18.12 पर लिखा गया है तो इसका मतलब है कि 18 सेंट और 12/100 सेंट प्रति पाउंड, और यदि यह 30 पॉइंट ऊपर गया तो कोटेशन 18.42 होगा। रिएक्शन। लिस्टेड स्टॉक में कारोबार करने वाला हर व्यक्ति शायद इस शब्द से परिचित होगा। इसका मतलब है विपरीत दिशा में काम करना, लेकिन इसका इस्तेमाल खास तौर पर उस स्टॉक की कीमत में गिरावट के लिए किया जाता है जो लगातार बढ़ रहा है। रैली उस शब्द के विपरीत है जिसमें आमतौर पर रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। जब कोई स्टॉक नीचे जा रहा होता है और फिर ऊपर की ओर मुड़ता है तो उसे रैली कहा जाता है। कमिटमेंट। इस शब्द का इस्तेमाल स्टॉक की खरीद के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर निवेश बैंकरों द्वारा किया जाता है जब वे किसी इशू को खरीदने के लिए अनुबंध करते हैं, लेकिन कभी-कभी इस शब्द का इस्तेमाल ट्रेडर्स द्वारा भी किया जाता है। फ्लोटिंग सप्लाई। किसी कंपनी का स्टॉक जो जनता के उस हिस्से के हाथ में होता है जो उसे बेचने की संभावना रखता है, उसे फ्लोटिंग सप्लाई कहा जाता है। अध्याय 4। स्पेकुलेशन का सही आधार। हमारा मानना है कि केवल एक ही आधार है जिस पर सफल स्पेकुलेशन लगातार जारी रह सकती है। वह है किसी सिक्योरिटीज को तब तक न खरीदें जब तक कि वह उस कीमत से कम पर न बिक रही हो जो एसेट्स, कमाई की क्षमता और भावी कमाई की क्षमता द्वारा निर्धारित हो। स्टॉक की कीमतों की चाल को प्रभावित करने वाले कई प्रभाव हैं जिनका उल्लेख अगले अध्यायों में किया गया है। इन सभी का अध्ययन करना चाहिए और इन्हें समझना चाहिए, लेकिन इनका उपयोग उस स्टॉक के मूल्य के संबंध में सेकेंडरी फैक्टर्स के रूप में किया जाना चाहिए जिनमें आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। यदि किसी स्टॉक का मार्केट प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत कम है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि भविष्य में इस मूल्य में कोई बदलाव हो जिससे यह कम हो जाए, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव फिलहाल स्टॉक के मार्केट प्राइस के विरुद्ध काम कर रहे हैं। समय के साथ मार्केट प्राइस रियल वैल्यू की ओर बढ़ेगा। इस मामले को अगले अध्यायों में और विस्तार से समझाया गया है। आपको हमेशा इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप किसी स्टॉक को उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से अधिक कीमत पर खरीदते हैं तो आप रिस्क उठा रहे होते हैं। स्टॉक में भविष्य की बहुत अच्छी संभावनाएं हो सकती है, लेकिन जब मौजूदा एसेट्स और इनकम उनके मार्केट वैल्यूज की गारंटी नहीं देती है तो स्टॉक खरीदना रिस्क भरा होता है, भले ही भविष्यवाणी की संभावित आय कितनी भी आकर्षक क्यों न हो। हालांकि कभी-कभी प्रॉफिट की संभावनाएं इतनी अधिक होती है कि यह रिस्क उठाना उचित है।
हमारा मानना है कि अधिकांश ट्रेडर्स स्टॉक इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे मार्केट में एक्टिव हैं और किसी ने कहा है कि यह एक अच्छी खरीद है, भले ही रियल वैल्यू मार्केट मूल्यों के बराबर न हो। इस तरह के बिजनेस के एक उदाहरण के रूप में हम आपका ध्यान न्यूयॉर्क के एक अखबार में छपी एक खबर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इसमें कहा गया था कि 1 अप्रैल को डेट्रॉइट के कुछ ब्रोकर्स ने अप्रैल फूल के मजाक के तौर पर AFP खरीदने की सलाह दी, जिसका मतलब अप्रैल फूल प्रिफर्ड था। लेकिन जब उनसे इसका मतलब पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, अमेरिकन फायर प्रोटेक्शन। बेशक ऐसा कोई स्टॉक नहीं था, लेकिन मजाक का पता चलने तक इसमें एक्टिव ट्रेड होता रहा। जाहिर है, इसमें ट्रेडिंग के लिए डेट्रॉइट स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक को लिस्टेड करना जरूरी नहीं है। यह कहानी सच भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन हमारा मानना है कि यह कथन कि लोग उन स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता, सच है। आपको सावधान रहना चाहिए कि आप किसी स्टॉक को सिर्फ इसलिए न खरीदें क्योंकि कोई कहता है कि इसे खरीदना अच्छी बात है, जब तक कि बयान देने वाला व्यक्ति स्टॉक के बारे में जानकारी देने के बिजनेस में न हो, क्योंकि यह सिर्फ एक अफवाह हो सकती है जिसका कोई ठोस आधार नहीं है। बेशक अगर बहुत से लोग अफवाह पर अमल करते हैं तो स्टॉक में एक्टिव ट्रेड होगा और अक्सर इसी उद्देश्य से ऐसी अफवाहें शुरू की जाती है। भाग 2, क्या और कब खरीदें और बेचें। अध्याय 5, कौन से स्टॉक खरीदें। कौन से स्टॉक खरीदने हैं, यह तय करने में सबसे पहले स्टॉक की श्रेणियों पर विचार करना अच्छा होता है, और फिर आपके द्वारा चुनी गई श्रेणियों में आपको कौन से विशेष स्टॉक खरीदने चाहिए। हम सबसे पहले सभी स्टॉक्स को 2 श्रेणियों में विभाजित करेंगे, वे जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और वे जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। एक नियम के रूप में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड स्टॉक खरीदना बेहतर है, हालांकि इस नियम के अक्सर अपवाद होते हैं। फिर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड स्टॉक को रेल रोड स्टॉक, पब्लिक यूटिलिटी स्टॉक, मोटर स्टॉक, टायर स्टॉक, ऑयल स्टॉक, कॉपर स्टॉक, गोल्ड स्टॉक इत्यादि जैसे वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ समय में कुछ स्टॉक अन्य समय की तुलना में बहुत अधिक अनुकूल स्थिति में होते हैं। 1919 में जब औद्योगिक स्टॉक बहुत अधिक कीमत पर बिक रहे थे तो पब्लिक यूटिलिटी स्टॉक और गोल्ड स्टॉक कम बिक रहे थे, क्योंकि परिचालन लागत में वृद्धि के अनुपात में आय में वृद्धि करना असंभव था। लेकिन 1921 की शुरुआत से इन 2 वर्गों के स्टॉक की कीमत में सुधार हो रहा है और मार्केट ने उस सुधार को प्रतिबिंबित किया है। इस पुस्तक को लिखते समय अप्रैल 1922 के आरंभ में हम केवल कुछ ही विनिर्माण कंपनियों के स्टॉक की सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ, सभी नहीं, रेल मार्ग और सार्वजनिक उपयोगिता स्टॉक की सिफारिश कर रहे हैं तथा अन्य श्रेणियों में से कुछ विशेष रूप से चयनित स्टॉक की भी सिफारिश कर रहे हैं। प्रत्येक मामले में जब आप चयन करते हैं तो आपको कंपनी की एसेट्स, प्रेजेंट इनकम और फ्यूचरिस्टिक इनकम पर विचार करना चाहिए और फिर प्राइस मूवमेंट्स को प्रभावित करने वाले सभी प्रभावों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसा कि बाद के अध्यायों में बताया गया है। अध्याय 6, कौन से स्टॉक्स न खरीदें। जिन स्टॉक्स को आपको खरीदना चाहिए उनसे कहीं अधिक उन स्टॉक्स के बारे में कहा जा सकता है जिन्हें आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उनकी सूची बहुत बड़ी है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड न होने वाले स्टॉक को एक नियम के रूप में एक सावधान स्पेकुलेटर द्वारा नहीं खरीदा जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि पिछले अध्याय में कहा गया है, उस नियम के अपवाद हैं। अतीत में बेकार हो चुके स्टॉक को खरीदने से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। कुछ साल पहले बंद हो चुकी सिक्योरिटीज की एक सूची तैयार की गई है और उन्हें गिनने में 2 बड़े वॉल्यूम लगे। हर साल उसमें नई सिक्योरिटीज जोड़ी जाती है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको इस विषय पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए कि कौन से स्टॉक नहीं खरीदने चाहिए। लगभग सभी प्रमोशनल स्टॉक यानी नई कंपनियों के स्टॉक
असफल होते हैं और उनमें बहुत कम प्रतिशत बहुत सफल होते हैं, और सफल लोगों का उल्लेख नई कंपनियों के विज्ञापन में किया जाता है। लेकिन औसत के आधार पर संभावना यह है कि आप प्रमोशनल स्टॉक में अपना पूरा पैसा खो देंगे। हमारा मानना है कि अधिकांश प्रमोशनल कंपनियां पूरी तरह से अच्छे विश्वास के साथ शुरू की जाती है, हालांकि उनमें से कुछ शुरू से ही ठगी करती है। लेकिन आयोजक चाहे कितने भी ईमानदार और नेक इरादे वाले क्यों न हो, सफलता की संभावना उनके खिलाफ है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रमोशनल स्टॉक को आम आदमी को नहीं खरीदना चाहिए जो एक अच्छा स्पेकुलेटर ढूंढ रहा है, क्योंकि जब वह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड स्टॉक खरीदता है और ऐसा करने में अच्छे निर्णय का उपयोग करता है, तो न्यूनतम रिस्क के साथ बड़ा प्रॉफिट कमाने की उसकी संभावना बहुत बेहतर होती है। लिस्टेड स्टॉक में से कई ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहले उन्हें वर्गों के अनुसार हटा दें। उन स्टॉक वर्गों को न खरीदें जो अभी बहुत अधिक बिक रहे हैं। आप कह सकते हैं कि सभी वर्गों में कुछ अपवाद है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन किसी भी स्थिति में आपके पास अपनी अधिकांश खरीदारी उन स्टॉक वर्गों तक सीमित करके प्रॉफिट कमाने का बेहतर मौका है जो सबसे अनुकूल स्थिति में है। एक नियम के रूप में जब स्टॉक पहली बार लिस्टेड होता है तो वे थोड़े समय बाद की तुलना में बहुत अधिक कीमत पर बिकते हैं। बेशक यह हमेशा सच नहीं होता है। यह तब सच होने की अधिक संभावना है जब कोई स्टॉक बहुत सक्रिय मार्केट के दौरान लिस्टेड होता है, जब कीमतें प्रचार से अधिक आसानी से प्रभावित होती है। इसकी उच्च कीमत आमतौर पर इस तथ्य के कारण होती है कि इसे प्रचार दिया जाता है, और जैसे ही इस प्रचार का प्रभाव खत्म हो जाता है, स्टॉक का मार्केट प्राइस गिर जाता है। यह एक अच्छा नियम है कि कभी भी ऐसे स्टॉक न खरीदें जिन्हें ब्रोकर खरीदने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं। आपकी अपनी सामान्य समझ आपको यह बताएगी कि ब्रोकर द्वारा बड़े पैमाने पर विज्ञापित किए गए स्टॉक की कीमत विज्ञापन के दौरान बढ़ने की संभावना है, और विज्ञापन बंद होते ही कीमत में गिरावट आ जाएगी। बहुत से लोग इस बात को नोटिस करते हैं और सोचते हैं कि जब विज्ञापन शुरू होता है तो खरीदकर, और जब उन्हें अच्छा मुनाफा मिलता है तो बेचकर वे मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग पैसे खो देंगे। हो सकता है कि स्टॉक विज्ञापन के हिसाब से न चले, या अगर यह ऊपर जाता है तो वे बेचने से पहले बहुत लंबा इंतजार कर सकते हैं। जो लोग बेचते हैं और बहुत कम समय में 200% या 300% मुनाफा कमाते हैं, वे लेन देन को दोहराने के प्रयास में लगभग निश्चित रूप से सब कुछ खो देते हैं। इसे पढ़ने वाले बहुत से लोग अपने अनुभव से जानते हैं कि यह सच है। आपको ऐसे स्टॉक को पूरी तरह से अकेला छोड़ देना चाहिए। आप 1 या 2 बार जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे जारी रखते हैं तो आप निश्चित रूप से हार जाएंगे। एक नियम के रूप में इस तरह के स्टॉक का बहुत कम मूल्य होता है, और जो ब्रोकर उन्हें बढ़ावा देते हैं वे अपने मूर्ख अनुयायियों के नुकसान से अपना पैसा बनाते हैं। अध्याय 7, स्टॉक कब खरीदें। स्टॉक को तब खरीदना चाहिए जब वे सस्ते हों। सस्ते होने से हमारा मतलब है कि मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत कम है। अध्याय 10 से 15 में हम उन प्रभावों के बारे में बात करते हैं जो स्टॉक्स की कीमत की चाल को प्रभावित करते हैं। इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करके आप यह तय कर पाएंगे कि स्टॉक आमतौर पर कब सस्ते होते हैं। बेशक सभी स्टॉक एक ही समय में सस्ते नहीं होते हैं, लेकिन अधिकांश लिस्टेड स्टॉक एक ही समय में ऊपर और नीचे जाते हैं, जो कि एक नियम के रूप में होता है। इसे लिखे जाने के समय अप्रैल 1922 के आरंभ में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड हैं जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत कम कीमत पर बिक रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिन्हें न तो अभी खरीदना चाहिए और न ही किसी और समय। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अभी कुछ ऐसे स्टॉक लिस्टेड हैं जिनका शायद कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है और न ही कभी होगा। फिर भी हम मानते हैं कि अभी स्टॉक खरीदने का समय है। असामान्य सौदे मिल सकते हैं। हालांकि सौदे चुनने में सक्षम होने के लिए गहन विवेक की आवश्यकता होती है। हमेशा इस तरह
जब लगभग हर कोई उन्हें बेचना चाहता है तो स्टॉक खरीदने का यह अच्छा समय होता है। जब सामान्य व्यावसायिक परिस्थितियां खराब हों, स्टॉक एक्सचेंजों पर बिजनेस बहुत कम हो और आप जिस किसी से भी मिले वह निराशावादी दिखाई दे, तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप स्टॉक में बार्गेनिंग की संभावना की तलाश करें। 1921 के आखिरी 6 महीने स्टॉक खरीदने के लिए असामान्य रूप से अच्छे थे। यह सर्वविदित है कि बड़े हितधारक ऐसे समय में स्टॉक जमा करते हैं। वे केवल तभी खरीदते हैं जब स्टॉक कम कीमत पर पेश किए जाते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी एक समय में इतना न खरीदें कि मार्केट में इस एक्टिविटी का आभास हो। लेकिन जब मार्केट बहुत सुस्त होता है तो वे लगातार खरीदते हैं। ऐसा लगता है कि यह सोचना मानव स्वभाव की विशेषता है कि बिजनेस की परिस्थितियां वैसी ही चलती रहेंगी जैसी वे हैं। जब बिजनेस खराब होता है तो लगभग सभी को लगता है कि बिजनेस लंबे समय तक खराब रहेगा, और जब यह अच्छा होता है तो लगभग सभी को लगता है कि यह लगभग अनिश्चित काल तक अच्छा रहेगा। वास्तव में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है। यह कभी भी संभव नहीं है कि न तो बहुत अच्छा समय हो और न ही बहुत बुरा समय अनिश्चित काल तक जारी रहे। आप स्टॉक्स को उस समय सस्ते में खरीद सकते हैं जब उनकी मांग बहुत कम हो, और आपको अपने कामकाज को इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि ऐसे समय में आप खरीदने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। सक्सेसफुल स्टॉक स्पेकुलेटर। अध्याय 8। कब स्टॉक न खरीदें। ऐसे समय होते हैं जब स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए, और वह तब होता है जब लगभग सभी स्टॉक अपने रियल वैल्यू से आगे बढ़ चुके होते हैं। यह संदिग्ध है कि क्या कभी ऐसा समय होगा जब सभी स्टॉक अपने रियल वैल्यू से आगे बढ़ गए हों, लेकिन जब अधिकांश स्टॉक इतने आगे बढ़ गए हों तो सभी स्टॉक की कीमतों में सामान्य गिरावट होने की संभावना है। जो स्टॉक बहुत अधिक नहीं बिक रहे हैं वे दूसरों के साथ सहानुभूति में कुछ हद तक गिरेंगे। इसलिए ऐसे समय होते हैं जब हम अपने ग्राहकों को कोई भी स्टॉक न खरीदने की सलाह देते हैं। स्टॉक खरीदने के संबंध में सलाह देने वाले कुछ संगठन अपने ग्राहकों को 1 साल या उससे ज्यादा समय तक खरीदारी से पूरी तरह परहेज करने की सलाह देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि किसी भी लंबे समय तक खरीदारी से पूरी तरह परहेज करना शायद ही कभी उचित हो। अगर आप ध्यान से उन पर नजर रखें तो आमतौर पर कुछ अच्छे अवसर होते हैं। इन अवसरों पर ध्यान रखना और अपने ग्राहकों को उनके बारे में बताना हमारा काम है। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट की तकनीकी स्थिति ऐसी होती है कि हम अपने ग्राहकों को कुछ समय के लिए खरीदारी से परहेज करने की सलाह देते हैं। इसे अध्याय 14 में देखें। अध्याय 9। स्टॉक कब बेचें। आपको स्टॉक तब बेचना चाहिए जब मार्केट प्राइस बहुत अधिक हो। यह एक सामान्य नियम है, लेकिन आपके लिए स्टॉक की कीमतों को प्रभावित करने वाले सभी प्रभावों का अध्ययन करना आवश्यक है, ताकि आप अधिक सटीक रूप से यह तय कर सकें कि आपको अपने स्टॉक कब बेचने चाहिए। हम आपको भविष्य के अध्यायों में मार्केट्स का आंकलन करने के बारे में और अधिक जानकारी देंगे। एक और सामान्य नियम यह है कि जब लगभग हर कोई स्टॉक खरीद रहा हो तब स्टॉक बेच दें। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि अधिकांश लोग स्टॉक को टॉप के पास खरीदते हैं और निचले स्तर पर बेचते हैं। स्वाभाविक रूप से जब हर कोई आशावादी होता है तो स्टॉक ऊंचे स्तर पर बिकेंगे, लेकिन जल्द ही या बाद में वे फिर से नीचे आ जाएंगे, और जब सब कुछ बहुत आशाजनक लगता है तो बेचने का यह सबसे अच्छा समय होता है। लंबे समय तक होल्ड करके जो प्रॉफिट आप कमा सकते थे उसमें से थोड़ा खोना सुरक्षित पक्ष पर न रहने से बेहतर है। जो व्यक्ति टॉप पर बेचने की कोशिश करता है वह लगभग हमेशा हार जाता है, क्योंकि स्टॉक शायद ही कभी उतने ऊंचे स्तर पर बिकते हैं जितना कि उनके बारे में भविष्यवाणी की जाती है, या दूसरे शब्दों में उच्च कीमतों की भविष्यवाणी कीमतों की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ती है। हमें 1916 में पढ़ा हुआ याद है जब यूएस स्टील ने लगभग $136 प्रति स्टॉक बेचा था। एक भविष्यवाणी थी
कि यह $1000 प्रति स्टॉक तक बिकने जा रहा है। संभवतः ऐसे समाचार पढ़ने वाले बहुत से लोग उन्हें गंभीरता से लेते हैं। बेशक यह एक बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण भविष्यवाणी थी, लेकिन एक तेजी वाले मार्केट की चरम गतिविधि के दौरान ऐसा लगता है कि लगभग हर कोई आशावाद के अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में बात कर रहा है। यही कारण है कि अधिकांश ट्रेडर शायद ही कभी तेजी वाले मार्केट में अपना प्रॉफिट कमाते हैं। वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि स्टॉक की कीमतें नीचे नहीं आ जाती हैं, और फिर उन्हें लगता है कि तेजी आएगी, और तब तक इंतजार करते रहते हैं जब तक कि वे अपना सारा प्रॉफिट नहीं खो देते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग बहुत जल्दी बेचने की गलती करते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी खरीद से बहुत ज्यादा मुनाफा दिख रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बेचना चाहिए। जब आपने इसे खरीदा था तब स्टॉक बहुत सस्ता रहा होगा। 1920 में पीपल्स गैस $30 से कम में बिका। जिन लोगों ने इसे तब खरीदा था वे 1921 के अंत तक अपने पैसे को दोगुना करने में सक्षम थे, और कई लोगों ने इसे बेचकर अपना मुनाफा कमाया। बेशक अगर उन्होंने इनकम को दूसरे स्टॉक में निवेश किया होता जो अभी ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, तो उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं होता। लेकिन उस समय पीपल्स गैस को बेचने का कोई खास कारण नहीं था। आमतौर पर सार्वजनिक उपयोगिताएं अपनी स्थिति में आ रही थी, और उनमें से लगभग सभी को अर्थशास्त्र के छात्रों द्वारा मुनाफे के असामान्य अवसरों के रूप में देखा जाता था। फिर भी किसी स्टॉक को बेचकर धन प्राप्त करना हमेशा गलत नहीं होता है, ताकि उन्हें किसी अन्य चीज में निवेश किया जा सके जो अधिक आशाजनक लगती है, भले ही आपके द्वारा बेचा गया स्टॉक बहुत अधिक ऊपर जाने की संभावना हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने स्टॉक को सही समय पर बेचने की कोशिश करें। यह ध्यान में रखने वाली मुख्य बात है, और बहुत देर से बेचने की तुलना में बहुत जल्दी बेचना बेहतर है। बहुत लालची न बने और बड़े प्रॉफिट के लिए रुके नहीं। प्रॉफिट की संभावनाओं पर अध्याय 24 पढ़ें। भाग 3, स्टॉक कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रभाव। अध्याय 10, स्टॉक कीमतों में उतार चढ़ाव। यह इस तथ्य के कारण है कि स्टॉक की कीमतें लगातार ऊपर या नीचे जाती रहती है, जिससे स्पेकुलेशन संभव है। कभी कभी कुछ स्टॉक लंबे समय पर लगभग स्थिर रहते हैं, लेकिन एक्सचेंजों पर लिस्टेड स्टॉक का कम से कम एक हिस्सा या तो ऊपर या नीचे जाता है। अगर कोई हमेशा यह बता सके कि वे किस दिशा में जाने वाले हैं, तो कम समय में भाग्य बनाना तुलनात्मक रूप से आसान होता है। पिछले 20 वर्षों में सांख्यिकी संगठनों ने भविष्य में स्टॉक कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव की भविष्यवाणी करने के लिए एक निश्चित आधार का पता लगाने के उद्देश्य से स्टैटिस्टिक की जांच करने में बहुत समय और पैसा खर्च किया है। इनमें से कई संगठन अपने निष्कर्षों को आधार बनाने के लिए बहुत अलग अलग स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करते हैं, और फिर भी उनके निष्कर्ष बहुत समान हैं। उन्होंने बिना किसी संदेह के यह साबित कर दिया है कि इनमें से कुछ उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से उन नियमों द्वारा इंगित किए जाते हैं जो कभी फेल नहीं होते। इस पुस्तक में हम उन फंडामेंटल स्टैटिस्टिक को समझने का प्रयास नहीं करते हैं जिन पर बिजनेस साइकिल की भविष्यवाणियां आधारित होती है, लेकिन 5 अध्यायों में हम कुछ ऐसे प्रभावों को समझते हैं जो स्टॉक की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को प्रभावित करते हैं। इन अध्यायों को बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि स्टॉक स्पेकुलेशन में आपकी सफलता बहुत हद तक इन उतार चढ़ावों की आपकी सही भविष्यवाणी पर निर्भर करेगी। अध्याय 11, कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव। स्टॉक की कीमतें साइकिल्स में ऊपर नीचे होती रहती है। ये कीमतों में होने वाले प्रमुख उतार चढ़ाव है, लेकिन प्रमुख उतार चढ़ाव के भीतर कई छोटे उतार चढ़ाव हो सकते हैं। स्टॉक की कीमतों में होने वाले ये उतार चढ़ाव लगभग हमेशा बिजनेस कंडीशन में बदलाव से पहले होते हैं। यानी स्टॉक की कीमतों में होने वाला उतार चढ़ाव इस बात का संकेत है कि बिजनेस कंडीशन बेहतर होने जा रही है, और स्टॉक की कीमतों में होने वाला उतार चढ़ाव इस बात का संकेत है कि बिजनेस कंडीशन और खराब होने जा रही है। वर्तमान लेखन के समय हम सुधार के दौर में हैं। अगस्त 1921 में स्टॉक की कीमतें बढ़ना शुरू हुई। ऊपर की ओर
गति धीमी लेकिन क्रमिक रही है। 7 महीनों की अवधि में 40 रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक लगभग 20 अंक की ऊपर की ओर गति दिखाते हैं। हालांकि बिजनेस में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ है। स्टॉक की कीमतों में लगातार ऊपर की ओर गति एक निश्चित संकेत है कि बिजनेस कंडीशन में सुधार हो रहा है, भले ही वह सुधार ध्यान देने योग्य न हो। ये प्रमुख स्टॉक मूवमेंट किसी भी पिछले मूवमेंट की सटीक नकल नहीं है और यह बताना असंभव है कि वे कितने समय तक चलेंगे या वे किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रभाव बहुत जल्दी सुधार के दौर को समृद्धि के दौर में बदल सकते हैं। समृद्धि का दौर उच्च कीमतों, उच्च मजदूरी और सभी क्षेत्रों में बढ़ते उत्पादन के लिए जाना जाता है। हर कोई आशावादी है। अधिकांश लोग अपना पैसा स्वतंत्र रूप से खर्च करते हैं और इससे समय बेहतर होता है। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती है और बिजनेस बढ़ता है, बिजनेस में अधिक धन की आवश्यकता होती है और ब्याज दरें बढ़ती है। परिणाम स्वरूप जब ब्याज दरें बढ़ती है तो बॉन्ड की कीमतें कम हो जाती है। इस अवधि के दौरान स्पेक्युलेट स्टॉक अपने उच्चतम मूल्यों पर बिक रहे हैं और इस मूवमेंट के प्रभाव में कई स्टॉक जिनका कोई रियल वैल्यू नहीं है उच्च कीमतों पर बिक जाते हैं। बेशक बुद्धिमान स्पेक्युलेटर इस अवधि के दौरान अपने सभी स्टॉक बेच देते हैं। समृद्धि के दौर के बाद गिरावट का दौर आता है। इसका पहला संकेत आमतौर पर स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट के रूप में होता है। उस समय सामान्य कारोबार पूरी गति से चल रहा होता है और इसमें कोई कमी आने का संकेत नहीं होता। लेकिन स्टॉक मार्केट में यह गिरावट एक चेतावनी होनी चाहिए। अधिकांश लोगों को लगता है कि यह गिरावट महज एक अस्थायी प्रतिक्रिया है। वे इसे एक स्वस्थ प्रतिक्रिया कह सकते हैं और वे फिर से स्टॉक खरीदना शुरू कर देते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। लेकिन यह इतनी ऊंचाई तक नहीं जाता जितना कि गिरावट से पहले था। जब स्टॉक की कीमतें गिरावट से पहले की कीमतों से ऊपर नहीं बढ़ती हैं, तो यह संकेत है कि मोड़ आ गया है और मंदी का दौर शुरू हो गया है। हालांकि अधिकांश लोगों को इसका एहसास काफी समय बाद भी नहीं होता है। इसके बाद मंदी का दौर आता है, जब हमारे पास कम कीमतें, कम वेतन, कठिन समय, तंगी और कई व्यावसायिक विफलताएं होती हैं। कई लोग जिन्होंने स्पेकुलेशन के दौर में अपना सारा पैसा खो दिया था, मंदी के दौर में कंजूस और कंजूस हो जाते हैं और फिर से बचत करना शुरू कर देते हैं। इस अवधि के दौरान लगभग हर कोई निराशावादी होता है। स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग अनियमित है और एक नियम के रूप में बहुत हल्की है। यह स्टॉक बार्गेनिंग का समय है, लेकिन आम जनता आमतौर पर इसका लाभ नहीं उठाती। लोग डरे हुए हैं और सोचते हैं कि कीमतें और भी कम हो जाएंगी। बड़े हितधारक इस अवधि के दौरान स्टॉक जमा करते हैं और समृद्धि के दौरान उन्हें बेच देते हैं। अध्याय 12 मनी मार्केट और स्टॉक प्राइस। शायद कोई और चीज स्टॉक की कीमतों की चाल को इतना प्रभावित नहीं करती जितना कि पैसे की स्थिति। बिना बहुत सारे पैसे के एक बड़ा बुल मार्केट होना असंभव है। बुल मार्केट के दौरान लगभग सभी स्टॉक मार्जिन पर खरीदे जाते हैं, जिसे अध्याय 16 में समझाया गया है। इससे ब्रोकर के लिए बड़ी रकम उधार लेना जरूरी हो जाता है। जब पैसे की तंगी होती है तो स्टॉक में बड़े उतार चढ़ाव को जारी रखने के लिए पर्याप्त पैसा जुटाना असंभव होता है। इसलिए आप देखेंगे कि फेडरल रिजर्व बैंक के पास कुछ हद तक स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने की शक्ति है। 1919 में स्पेकुलेशन को जितना आगे बढ़ाया जाना चाहिए था, उससे कहीं अधिक आगे बढ़ाया गया था। लेकिन निसंदेह यह बहुत बुरा होता अगर फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई होती और सदस्य बैंकों से वॉल स्ट्रीट से पैसा निकालने का आग्रह नहीं किया होता। हालांकि उस समय कार्रवाई की काफी आलोचना हुई थी, लेकिन यह निश्चित रूप से पूरे देश के लिए एक अच्छी बात थी। मंदी के दौर में बैंक पैसा जमा करते हैं और बुल मार्केट की शुरुआत में हमेशा बहुत सारा पैसा होता है। समृद्धि के दौर में बैंकों के भंडार कम हो जाते हैं और उनके ऋण बढ़ जाते हैं। जब आप देखते हैं कि ये भंडार बहुत कम हो गया है, तो आमतौर पर आपके लिए अपने स्टॉक बेचने का समय आ गया है। अध्याय 13
कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव। स्टॉक की कीमतों में होने वाले बड़े उतार चढ़ाव के बीच हमेशा कई छोटे उतार चढ़ाव होते हैं जो विभिन्न प्रभावों के कारण होते हैं। इनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कारण मार्केट की तकनीकी स्थिति है। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक कहा जा सकता है। जब स्टॉक तेजी के मार्केट में लगातार बढ़ रहे होते हैं तो मार्केट से जुड़े लोग प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं और उस पर नजर रखते हैं। समाचार पत्र इसकी भविष्यवाणी करते हैं। नतीजन खरीद में पर्याप्त कमी आ जाती है, जिससे मंदी के दौर में बिकवाली का दबाव बढ़ जाता है। हालांकि प्रतिक्रियाओं के दौरान खरीदने की इच्छा इतनी आम होती है कि कई लोग खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं और यह खरीद शॉर्ट्स द्वारा कवरिंग के अलावा मार्केट को फिर से ऊपर ले जाती है। और अगर परिस्थितियां तेजी से मार्केट के लिए अनुकूल है तो कीमतें पहले की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। इस तरह मंदी के मार्केट में भी तेजी देखने को मिलती है। बेशक पेशेवर मंदी के कारोबारी इन तेजी के दौरान बेचते हैं, इस उम्मीद के साथ कि बाद में वे सस्ते दाम पर खरीद लेंगे। ये छोटे मोटे मूल्य परिवर्तन अधिकांश ट्रेडर्स के लिए प्रमुख मूवमेंट से कहीं अधिक मायने रखते हैं। प्रमुख मूवमेंट इतने धीमे होते हैं कि लोग धैर्य खो देते हैं, और फिर भी जो लोग केवल प्रमुख मूवमेंट्स द्वारा निर्देशित होते हैं वे अधिक सुरक्षित आधार पर काम कर रहे होते हैं। हमारा मानना है कि मुख्य रूप से प्रमुख मूवमेंट्स द्वारा निर्देशित होकर मामूली मूवमेंट्स का मामूली तरीके से प्रॉफिट उठाकर न्यूनतम रिस्क के साथ अधिक मात्रा में धन कमाया जा सकता है। हालांकि स्टॉक एक समान रूप से नहीं चलते हैं, और जब अक्सर कुछ विशेष स्टॉक को सस्ते में खरीदने का अवसर होता है तब लगभग सभी स्टॉक बहुत अधिक बिक रहे होते हैं। हम अपने ग्राहकों के लिए इन अवसरों को चुनने का प्रयास करते हैं। विभिन्न कंपनियों द्वारा की गई इनकम की रिपोर्ट स्टॉक की कीमतों को प्रभावित करती है, जैसा कि एडिशनल डिविडेंड का भुगतान या डिविडेंड को छोड़ना भी करता है। जब कोई कंपनी एक्स्ट्रा डिविडेंड घोषित करती है तो एक अजीब मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखा जाता है। स्टॉक की कीमत आमतौर पर बढ़ जाती है, जबकि वास्तव में इस डिविडेंड की राशि से स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो जाता है, और कभी-कभी डिविडेंड्स दर में वृद्धि के तुरंत बाद स्टॉक को बेचना उचित होता है। अध्याय 14 टेक्निकल कंडीशंस। टेक्निकल कंडीशंस उन स्थितियों को संदर्भित करती है जो आमतौर पर आपूर्ति और मांग को प्रभावित करती है, जैसे शॉर्ट इंटरेस्ट, फ्लोटिंग सप्लाई और स्टॉप लॉस ऑर्डर। कभी कभी कहा जाता है कि आपूर्ति और मांग बराबर होनी चाहिए, अन्यथा कोई बिक्री नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट से कुछ अधिक कीमत पर बेचने को तैयार होते हैं, लेकिन मार्केट में नहीं बेचते। और जब स्टॉक की मांग आपूर्ति से अधिक होती है तो यह तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि इनमें से कुछ लोग इसे उच्च कीमत पर आपूर्ति नहीं कर देते। यह उसी तरह काम करता है जब आपूर्ति मांग से अधिक होती है। हमेशा कुछ लोग होते हैं जो मार्केट से कुछ कम कीमत पर खरीद लेंगे। इसलिए जब आपूर्ति मांग से अधिक होती है तो कीमतें कम होनी ही चाहिए। किसी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू $100 प्रति स्टॉक हो सकता है, फिर भी वह $50 प्रति स्टॉक पर बिक सकता है, और वह कभी भी $50 से अधिक पर नहीं बिक सकता जब तक कि उस मूल्य पर उपलब्ध सभी स्टॉक खरीद नहीं लिए जाते। हालांकि आपको यह ध्यान में रखना चाहिए, यदि रियल वैल्यू $100 प्रति स्टॉक है तो जल्द या बाद में मार्केट प्राइस उस आंकड़े के करीब पहुंच जाएगा। यही कारण है कि हम अपने ग्राहकों से ऐसे स्टॉक खरीदने का आग्रह करते हैं जिनका रियल वैल्यू है, या कम से कम संभावित मूल्य उनके मार्केट मूल्यों से कहीं अधिक है, और या तो उन्हें सीधे खरीदें या उन्हें बहुत अधिक मार्जिन दें, और फिर उन्हें तब तक रखें जब तक कि कीमतें बढ़ न जाएं। बेशक जब किसी को पता चलता है कि गलती हुई है तो जितनी जल्दी वह बेच दे और नुकसान उठा ले उतना ही बेहतर है। अध्याय 15 मैनिपुलेशंस। स्टॉक की कीमतें काफी हद तक मैनिपुलेशन से प्रभावित होती है। सालों पहले जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग की मात्रा
आज की तुलना में कम थी, तो मैनिपुलेशन करके पूरे मार्केट को प्रभावित करना संभव था। लेकिन आज ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। केवल कुछ ही स्टॉक मैनिपुलेट किए जाते हैं, लेकिन अगर परिस्थितियां अनुकूल हो तो कई अन्य स्टॉक भी उनसे प्रभावित हो सकते हैं। मैनिपुलेशन के कई प्रकार हैं। एक तरीका यह है कि किसी कंपनी के अंदरूनी लोग अपनी कंपनी के बारे में प्रतिकूल समाचार दें, यदि वे चाहते हैं कि स्टॉक की कीमत कम हो जाए ताकि वे इसे खरीद सकें, या बहुत अनुकूल समाचार दें यदि वे चाहते हैं कि कीमतें बढ़ें ताकि वे इसे बेच सकें। यह तरीका अब उस हद तक प्रचलित नहीं है जितना कि सालों पहले था। जनता की राय इसके सख्त खिलाफ है और हमारा मानना है कि बिजनेसमैन बिजनेस एथिक्स के हायर स्टैंडर्ड हासिल कर रहे हैं। इस तरह के तरीके कानूनी है, लेकिन वे नैतिक रूप से निंदनीय है। मैनिपुलेशन का एक और तरीका है किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदने के लिए पूल बनाना और उसे जबरदस्ती ऊपर चढ़ाना। अगर किसी स्टॉक का मार्केट प्राइस उसके रियल वैल्यू से बहुत कम है, तो हमारा मानना है कि पूल द्वारा उसे जबरदस्ती ऊपर चढ़ाना उचित है। लेकिन साधारण पूल केवल जनता को लूटने की एक योजना है। ऐसे पूल के संचालन के लिए 4 अवधियां हैं। पहली अवधि संचय की है। किसी निश्चित कंपनी में स्टॉक के कई बड़े धारक अपने स्टॉक को पूल करेंगे। सभी पूल के अलावा कुछ भी नहीं बेचने पर सहमत होंगे, जिसमें सभी को आनुपातिक रूप से प्रॉफिट होगा। फिर वे कंपनी के बारे में बुरी खबर देते हैं। ऐसा करना बहुत आसान है, क्योंकि वित्तीय लेखक आमतौर पर बिना ज्यादा जांच के उन्हें दी गई खबर को स्वीकार कर लेते हैं। खासकर डेली न्यूज़पेपर के लेखक, क्योंकि उनके पास जांच करने का समय नहीं होता है। जानकारी मिलने के कुछ घंटों के भीतर ही उनकी कॉपी तैयार हो जानी चाहिए। वित्तीय समाचार आमतौर पर भ्रामक क्यों होते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए अध्याय 25 मार्केट इन्फॉर्मेशन देखें। स्टॉक की कीमतों में मैनिपुलेशन करने वाले वित्तीय समाचार ऑर्डर पर बनवाए जाते हैं। जब आम जनता इस समाचार को पढ़ती है और देखती है कि स्टॉक में गिरावट आ रही है, तो उनमें से कई लोग निराश हो जाते हैं और बेच देते हैं। यह वह समय है जब उन्हें बेचना नहीं चाहिए, लेकिन यह एक सर्वविदित तथ्य है कि अधिकांश लोग स्टॉक मार्केट में वही करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। वे जितना अधिक बेचते हैं, कीमत उतनी ही कम होती जाती है और पूल ऑपरेटर स्टॉक जमा करते जाते हैं। अपनी पसंद का सारा स्टॉक हासिल करने के बाद वे अच्छी खबरें देते हैं और तब तक स्टॉक खरीदते रहते हैं जब तक कि यह ऊपर नहीं चढ़ना शुरू हो जाता। जनता इस अनुकूल समाचार को पढ़ती है और स्टॉक को ऊपर जाते देखकर मार्केट में जाकर खरीद लेती है, जिससे यह ऊपर चढ़ जाता है। हर समय वित्तीय लेखक स्टॉक के बारे में अच्छी खबरें देते रहते हैं और जनता इसे खरीद लेती है। जब वे इसे पूरी तरह से बेच देते हैं, तब भी जनता और अधिक के लिए उत्सुक हो सकती है और पूल संचालक स्टॉक से बाहर निकल सकते हैं। फिर वे बुरी खबरें देना शुरू कर देते हैं ताकि वे अपने शॉर्ट इंटरेस्ट को कवर करने के लिए कम कीमत पर स्टॉक खरीद सकें। उसके बाद मार्केट में उनकी बहुत कम रुचि रह जाती है। अगर मार्केट में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है, तो वे कभी कभी कुछ स्टॉक खरीदकर और कुछ अनुकूल खबरें देकर इसका समर्थन कर सकते हैं। इससे मार्केट में तेजी आएगी और वे तेजी से टॉप पर नए खरीदे गए स्टॉक बेच देंगे। इस तरह की मैनिपुलेशन लगभग हर समय चलती रहती है और इनके झांसे में आने वाले मूर्खों की संख्या की कोई सीमा नहीं लगती। लेकिन फिर भी जब आप महसूस करते हैं कि उन्हें दी जाने वाली मार्केट इन्फॉर्मेशन कितनी अविश्वसनीय है, तो आप जनता को दोष नहीं दे सकते। मार्केट का एक और प्रकार वन मैन मैनिपुलेशन है, जहां एक व्यक्ति कंपनियों को कंट्रोल करता है, जिन्हें वन मैन कंपनियों के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर इन कंपनियों के निदेशक उसके मित्र या कर्मचारी होते हैं और कई मामलों में वह उनके इस्तीफे अपने पास रखता है ताकि उन्हें वह करना पड़े जो वह उनसे करवाना चाहता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सख्त नियमों के कारण वहां इस तरह के मैनिपुलेशन करना काफी मुश्किल है। लेकिन न्यूयॉर्क कर्व पर ऐसे कई मैनिपुलेशन हुए हैं जब कर्व एकदम लो लेवल पर काम कर रहा था और बहुत अधिक कंट्रोल में नहीं था, तो इस तरह के मैनिपुलेशन बहुत बार होते थे।
उदाहरण के लिए मान लीजिए कि इस तरह के किसी व्यक्ति के पास खनन कंपनी है। जब वह चाहता है कि स्टॉक की कीमतें बढ़ें, तो वह शेयर धारकों को खदान में काम करने के बारे में बहुत सारी जानकारी भेजता है, और शायद जब कोई नया समृद्ध आयस्क मिलता है तो उन्हें टेलीग्राम भेजता है। शेयर धारक अधिक स्टॉक खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं और इससे कीमतें बढ़ जाती है। फिर वह उन पर इतना स्टॉक उतारता है कि वे उसे खरीद लें। 1 या 2 दिन में स्टॉक वापस गिरकर उस कीमत के आधे से भी कम हो सकता है जिस पर वह बिक रहा है। यदि यह वन मैन मैनिपुलेशन करने वाला कोई स्टॉक खरीदना चाहता है तो वह थोड़ी प्रतिकूल खबर देगा और वह अपने मनमाने दाम पर स्टॉक खरीद सकता है। इसके बाद खबर अच्छी या बुरी होती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि मैनिपुलेशन करने वाला व्यक्ति खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है। लेकिन आमतौर पर उसके पास प्रचुर मात्रा में स्टॉक होता है जिसे वह बेचना चाहता है, और वह लगातार अच्छी खबरें दे रहा होता है। कुछ साल पहले न्यूयॉर्क में एक आदमी काम करता था जो कई कंपनियों को बढ़ावा देता था और बड़े पैमाने पर उनमें मैनिपुलेशन करता था। अब वह बिजनेस से बाहर है, लेकिन वही काम अभी भी छोटे पैमाने पर किया जाता है। हमारा मानना है कि प्रमोशनल स्टॉक की तुलना में मैनिपुलेशन किए गए स्टॉक में जनता का ज्यादा पैसा डूबता है, और हम उनमें होने वाले भारी नुकसान के बारे में काफी कुछ पढ़ते हैं। आमतौर पर प्रमोशन पूरी तरह से वैध हो सकते हैं और पूरी ईमानदारी से किए जाते हैं, लेकिन मैनिपुलेशन लगभग हमेशा जनता को ठगने के एक उद्देश्य से किया जाता है। हालांकि उनका लालच इतना ज्यादा होता है कि कई लोग कई बार छंटाई किए जाने के बाद भी उनके प्रलोभन का सामना नहीं कर पाते। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। भाग 4, अध्याय 16, मार्जिनल ट्रेडिंग। स्टॉक में बिजनेस करने वाले अधिकांश लोग मार्जिन पर खरीदारी करते हैं। सामान्य न्यूनतम मार्जिन खरीद मूल्य का लगभग 20% होता है, क्योंकि बैंक आमतौर पर स्टॉक के मार्केट प्राइस का लगभग 80% उधार देते हैं। यदि आप अपने स्टॉक की खरीद मूल्य का 20% अपने ब्रोकर के पास रखते हैं तो उसे बाकी 80% का भुगतान करना होगा, लेकिन वह अपने बैंक से वह राशि उधार लेकर और स्टॉक को सुरक्षा के रूप में रखकर ऐसा कर सकता है। इस तरह ब्रोकर अपने पास आने वाले सभी मार्जिन बिजनेस को संभालने में सक्षम होते हैं जब तक कि पैसा उधार लिया जा सकता है। बेशक कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिन्हें बैंक ऋण के लिए कोलेटरल के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, और आपको अपने ब्रोकर से ऐसे स्टॉक को मार्जिन पर बेचने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वास्तव में यदि वह ऐसा करने की सिफारिश करता है तो ऐसा लगता है कि वह बकेट शॉप चला रहा है। इसके लिए अध्याय 18 देखें। बहुत से लोग सोचते हैं कि मार्जिन पर स्टॉक खरीदना जुआ है और लोगों को इस कारण से ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मार्जिन पर खरीदारी सभी तरह के बिजनेस में की जाती है, हालांकि इसे उस नाम से नहीं जाना जाता है। अगर आपने स्टॉक सीधे खरीदा है, लेकिन इसके लिए भुगतान पूरा करने के लिए अपने बैंकर से खरीद मूल्य का 80% उधार लिया है और स्टॉक को सुरक्षा के रूप में उनके पास रख दिया है, तो आप मार्जिन पर खरीदारी कर रहे होंगे। इसी तरह अगर आपने घर खरीदा और 20% का भुगतान अपने पास मौजूद पैसे से किया और खरीद मूल्य का बाकी 80% उधार लिया, तो आप मार्जिन पर घर खरीद रहे होंगे। मुख्य अंतर यह है कि जब आप मार्जिन पर ब्रोकर से खरीदते हैं तो उसके अनुबंध की एक शर्त यह होती है कि उसे आपके स्टॉक को बेचने का अधिकार है, बशर्ते मार्केट प्राइस उस राशि तक गिर जाए जो आपको स्टॉक पर देना है। जबकि अगर आप घर पर पैसे उधार लेते हैं तो यह आमतौर पर एक निश्चित समय के लिए होता है और ऋणदाता उस समय तक आपको नहीं बेच सकता है। हालांकि सिद्धांत रूप में दोनों लेन देन के बीच बहुत कम अंतर है। अधिकांश मार्जिन ट्रेडर पर्याप्त मार्जिन नहीं लगाते हैं। यदि आप केवल न्यूनतम मार्जिन लगाते हैं तो आपके ब्रोकर को स्टॉक की कीमत में गिरावट आने पर आपसे अधिक मार्जिन मांगने का अधिकार है। जब तक आप हर समय अतिरिक्त मार्जिन लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार न हो, आपको छोटी खरीदारी करनी चाहिए और खरीदते समय भारी मार्जिन लगाना चाहिए।
मार्जिन की राशि लेन देन पर निर्भर करती है, लेकिन हम 30 से 50% तक की सलाह देते हैं और कभी कभी हम किसी भी खरीद पर 50% से कम मार्जिन की सलाह नहीं देते हैं। वास्तव में ऐसे समय होते हैं जब हम मार्जिन पर स्टॉक बिल्कुल नए खरीदने की सलाह देते हैं। जो लोग चिंता से पूरी तरह मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें स्टॉक तब खरीदना चाहिए जब कीमतें बहुत कम हों। उनका पूरा भुगतान करें, उनके प्रमाण पत्र प्राप्त करें और उन्हें सुरक्षित जमा बॉक्स में रख दें। हालांकि जब स्टॉक कम होते हैं तो उदार मार्जिन पर खरीदने में रिस्क बहुत कम होता है और प्रॉफिट की संभावनाएं इतनी अधिक होती हैं कि हमें इस ट्रेडिंग की पद्धति का लाभ उठाने में कोई आपत्ति नहीं दिखती। अध्याय 17 शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग से हमारा मतलब है कि आप उस स्टॉक को बेच दें जो आपके पास नहीं है और बाद में उसे खरीदने का इरादा है। सामान्य बिजनेस में शॉर्ट सेलिंग बहुत आम है और हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते। निर्माता अक्सर ऐसे सामान बेचते हैं जो अभी तक बने नहीं हैं ताकि भविष्य में किसी समय पर डिलीवरी किए जा सकें। स्टॉक को शॉर्ट सेलिंग करना भी एक ऐसा ही लेन देन है, सिवाय इसके कि ज्यादातर मामलों में स्टॉक की डिलीवरी तुरंत की जानी चाहिए। हालांकि आपका ब्रोकर स्टॉक उधार लेकर इस समस्या का समाधान कर सकता है, जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है। जब मार्केट सक्रिय होता है तो ज्यादातर ट्रेडिंग मार्जिन पर होती है। आपका ब्रोकर आपके लिए स्टॉक खरीदता है, लेकिन चूंकि उसे इसके लिए पूरा भुगतान करना होता है, इसलिए उसके लिए इसे अपने बैंक में ले जाना और इस पर पैसे उधार लेना आम बात है। बैंक आमतौर पर मार्केट प्राइस का लगभग 80% उधार देता है, लेकिन अगर कोई दूसरा ब्रोकर इस स्टॉक को उधार लेना चाहता है तो वह इसका पूरा मूल्य उधार देगा। अगर वह विशेष स्टॉक बहुत दुर्लभ है और उसे पाना मुश्किल है, तो स्टॉक का उधारदाता बिना किसी ब्याज के पैसे का उपयोग कर सकता है। इसलिए स्टॉक उधार देने में ब्रोकर के लिए एक फायदा है और इस कारण से यदि आप शॉर्ट सेल करना चाहते हैं तो ब्रोकर के लिए आपके लिए स्टॉक की डिलीवरी की व्यवस्था करना लगभग हमेशा संभव है। जब आप बाद में उसे आपके लिए स्टॉक खरीदने के लिए कहते हैं तो वह ऐसा करेगा और इसे उस ब्रोकर को सौंप देगा जिससे उसने इसे उधार लिया था, जो इसके लिए पर्याप्त धन वापस कर देगा। जब आप स्टॉक को कम कीमत पर बेचते हैं और कीमत बढ़ जाती है तो आपको इसके लिए अधिक कीमत चुकानी होगी। इसलिए खुद को खोने की संभावना से बचाने के लिए आपका ब्रोकर आपसे उसी तरह भुगतान की मांग करता है जैसे आप स्टॉक खरीदते समय मार्जिन का भुगतान करते हैं। शॉर्ट सेलिंग एक ऐसी चीज है जिसकी हम अपने ग्राहकों को बहुत ज्यादा सलाह नहीं देते हैं। हमें लगता है कि जब तक खरीद कर पैसे कमाने के अच्छे अवसर हैं, तब तक शॉर्ट सेलिंग करना उचित नहीं है। लेकिन जब सभी सौदे गायब हो जाते हैं, जैसा कि कभी कभी होता है, तो आपको या तो शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए या फिर मार्केट से पूरी तरह बाहर रहना चाहिए। ऐसे समय में शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाने के कई अवसर हो सकते हैं और हम नहीं मानते कि ऐसा कोई कारण है कि हमारे ग्राहकों को उनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। बेशक स्टॉक को शॉर्ट में बेचने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आप स्टॉक को शॉर्ट में बेच सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि मार्केट प्राइस उसके रियल वैल्यू से 100% अधिक है, लेकिन मैनिपुलेशन करने वालों के लिए इसे बहुत अधिक ऊपर ले जाना संभव है। और यदि आप अपने ब्रोकर को बचाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं दे पाते हैं तो वह उच्च मूल्य पर खरीद लेगा और आप उसके साथ लगाए गए पैसे खो देंगे। कुछ मामलों में स्टॉक को इस तरह रख दिया जाता है और शॉर्ट इंटरेस्ट को उन कीमतों पर स्टॉक खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है जो भारी नुकसान का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ स्टॉक में शॉर्ट इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना आम बात है। सभी स्टॉक जो शॉर्ट बेचे जाते हैं उन्हें जल्द या बाद में खरीदा जाना चाहिए और जब वह खरीद होती है तो इसका मार्केट पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर यह पता है कि किसी निश्चित स्टॉक में बहुत बड़ा शॉर्ट इंटरेस्ट है तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि स्टॉक अधिक कीमत पर बिकेगा। लेकिन कभी कभी शॉर्ट इंटरेस्ट मार्केट को तोड़ देते हैं और कीमत को नीचे गिरा देते हैं, खासकर जब सामान्य परिस्थितियां उनके पक्ष में होती है। अध्याय 18 बकेट शॉप्स।
बकेट शॉप को इतना प्रचारित किया गया है कि लगभग हर कोई इस शब्द से परिचित है। एक ब्रोकर बकेट शॉप चलाता है जब वह अपने ग्राहकों को मार्जिन पर स्टॉक बेचता है और या तो उनके खातों के लिए कभी स्टॉक नहीं खरीदता है या फिर खरीदने के तुरंत बाद उसे बेच देता है। बकेट शॉप बस इस अनुमान पर आपका पैसा लेती है कि आपके सही होने की बजाय गलत होने की संभावना अधिक है। बेशक अगर आप बकेट शॉप की सलाह लेते हैं तो आप निश्चित रूप से गलत होने की संभावना रखते हैं। बकेट शॉप अपने ग्राहकों को बहुत स्पेक्युलेटिव स्टॉक में फंसाते हैं, जहां स्टॉक की कीमत में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होने की संभावना होती है, जिससे उन्हें अपने ग्राहकों को बेचने के लगातार अवसर मिलते हैं। जब मार्केट नीचे जा रहा हो या जब स्टॉक्स की कीमत में कई उतार चढ़ाव हो रहे हो तो बकेट शॉप तेजी से पैसा कमाते हैं। लेकिन कभी कभी एक लंबी अवधि होती है जब मार्केट बकेट शॉप के खिलाफ काम कर रहा होता है और जब तक उसके पास बहुत अधिक धन न हो उन्हें असफल होना ही पड़ता है। अगस्त 1921 में स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक्स में उछाल आना शुरू हुआ। ऊपर की ओर गति बहुत धीमी थी, लेकिन यह निरंतर थी। इस लेखन के समय तक उस समय के कुछ स्टॉक्स को छोड़कर 3 बिंदु प्रतिक्रिया नहीं हुई है। उतार चढ़ाव वाले मार्केट के बिना बकेट शॉप के पास अपने ग्राहकों को साफ करने का कोई मौका नहीं है। परिणाम स्वरूप 1922 की शुरुआत में बकेट शॉप विफल होने लगी और वर्तमान लेखन अप्रैल 1922 तक ऐसी 50 से अधिक विफलताएं हो चुकी है। हालांकि यह संभावना नहीं है कि सभी बकेट शॉप्स बिजनेस से बाहर हो जाएंगी। अधिक सफल लोगों के तूफान का सामना करने की संभावना है। बकेट शॉप के खिलाफ कई कानून बनाए गए हैं और हमें विश्वास है कि भविष्य में किसी समय इनसे छुटकारा पाने का कोई रास्ता मिल जाएगा। लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि ऐसा जल्द ही हो और हम अपने पाठकों को चेतावनी देते हैं कि वे इनके हाथों में न पड़ें, क्योंकि अगर वे आपके पैसे एक तरीके से नहीं छीन पाते हैं तो वे किसी और तरीके से इसे छीन सकते हैं। बकेट शॉप चलाने वाले व्यक्ति के पास आमतौर पर कोई विवेक नहीं होता है और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के साथ उलझना किसी के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अध्याय 19 ब्रोकर का चयन। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक अच्छा ब्रोकर चुनें। चाहे आप कितने भी सावधान क्यों न हो, गलती करना संभव है। हालांकि यदि आप एक ऐसा ब्रोकर चुनते हैं जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य है, तो आपने गलत ब्रोकर मिलने की संभावना का एक बहुत बड़ा प्रतिशत समाप्त कर दिया है। कभी कभी स्टॉक एक्सचेंज का कोई सदस्य विफल हो जाता है और कभी कभी किसी को बकेट शॉप चलाने या किसी से जुड़े होने के कारण निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन ये मामले उन ब्रोकर की संख्या की तुलना में बहुत कम है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य नहीं होने के कारण मुसीबत में पड़ जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के नियम और कानून आपको काफी हद तक सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब आप मार्जिन पर स्टॉक खरीदते हैं तो आप अपना पैसा ब्रोकर के हाथों में छोड़ देते हैं और आपको पता होना चाहिए कि वह जिम्मेदार है। आपका ब्रोकर चाहे कोई भी हो, आपको उसके बारे में रिपोर्ट मिलनी चाहिए। यदि आप ब्रेड स्ट्रीट या डॉन की एजेंसियों के ग्राहक हैं तो उनसे रिपोर्ट प्राप्त करें। यदि आप किसी व्यापारिक एजेंसी के ग्राहक नहीं है तो शायद आपका कोई मित्र हो जो आपके लिए रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है, या आपका बैंक आपके लिए रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। बैंक अपने ग्राहकों के लिए इस तरह की रिपोर्ट प्राप्त करने का अभ्यास करते हैं। ऐसा करने के लिए कहे जाने पर हम अपने ग्राहकों को उन ब्रोकर के नाम भेजते हैं जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य हैं, लेकिन हम किसी भी ब्रोकर की सिफारिश नहीं करना पसंद करते हैं। बेशक हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि कोई ब्रोकर ठीक है, हम बस अपने सर्वोत्तम निर्णय का उपयोग करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, जब आप स्टॉक न्यूयॉर्क एक्सचेंज के सदस्य ब्रोकर के साथ बिजनेस करते हैं तो आप गलत होने की अपनी संभावनाओं का एक बड़ा प्रतिशत समाप्त कर देते हैं। अध्याय 20 पुट और कॉल। पुट एक नेगोशिएबल कॉन्ट्रैक्ट है जो धारक को एक निश्चित स्टॉक के स्टॉक्स की एक निर्दिष्ट संख्या को एक निश्चित समय के भीतर एक निश्चित कीमत पर निर्माता को बेचने का विशेषाधिकार देता है।
कॉल इसका बिल्कुल उल्टा है। यह एक नेगोशिएबल कॉन्ट्रैक्ट है जो धारक को एक निश्चित समय के भीतर एक निश्चित कीमत पर निर्माता से एक निश्चित स्टॉक के स्टॉक्स की एक निर्दिष्ट संख्या को खरीदने का विशेषाधिकार देता है। पुट या कॉल में तय की गई कीमत स्टॉक और मार्केट की स्थिति के आधार पर मार्केट प्राइस से एक निश्चित संख्या में अंक दूर रखी जाती है। जब मार्केट स्थिर होता है और उतार चढ़ाव नहीं होता है तो तय की गई कीमत अक्सर केवल 2 अंक दूर होती है, लेकिन अधिक सक्रिय मार्केट में यह काफी अधिक होती है। उदाहरण के लिए, वर्तमान समय में यूएस स्टील लगभग 95 पर बिक रहा है और आप इस पर 97 पर कॉल या 93 पर पुट खरीद सकते हैं, यानी एक निश्चित राशि का भुगतान करके, जो वर्तमान में $137.50 है। आप अपनी कॉल की खरीद की तारीख से 30 दिनों के भीतर 97 पर यूएस स्टील के 100 स्टॉक खरीदने का विशेषाधिकार प्राप्त कर सकते हैं। यदि स्टील 101 तक जाता है तो आप अपने ब्रोकर से इसे 97 पर खरीद सकते हैं और इसे मार्केट में बेच सकते हैं, और आप अपनी कॉल और कमीशन की लागत को घटाकर 4 अंकों का प्रॉफिट कमाएंगे। स्टॉक मार्केट में ऑपरेटिंग की एक विधि के रूप में हम पुट और कॉल खरीदने की अनुशंसा नहीं करते हैं। पेशेवर स्पेकुलेटर कभी कभी इसका प्रॉफिट उठाने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन बाहरी व्यक्ति के लिए जो मार्केट के साथ निकट संपर्क में नहीं है, उसके बारे में अनुशंसा करने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ एक बात है, पुट और कॉल बेचने वाले लोग शर्तें तय करते हैं। अगर मार्केट अनियमित है तो वे मार्केट प्राइस से बहुत दूर खरीद या बिक्री का बिंदु तय करेंगे। ये लोग चतुर ट्रेडर हैं और वे अपने पक्ष में शर्तें तय करते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि पुट और कॉल के लगभग सभी खरीदार हार जाते हैं, और यही हमारी राय है। इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप उन्हें अकेला छोड़ दें। अध्याय 21, स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस आपके ब्रोकर को दिया गया एक आदेश है कि यदि मार्केट में एक निश्चित संख्या में गिरावट आती है तो वह आपके स्टॉक को बेच दे। कई स्पेकुलेटर मार्केट प्राइस से केवल 2 अंक पहले स्टॉप लॉस ऑर्डर देते हैं। विचार यह है कि जब मार्केट में गिरावट शुरू होती है तो यह लगातार गिरावट की ओर जाता रहता है, और 2 अंक का नुकसान उठाकर आप बहुत अधिक नुकसान से बच सकते हैं। इसे शॉर्ट सेल पर भी लागू किया जा सकता है, जब आप अपने ब्रोकर को निर्देश देते हैं कि यदि स्टॉक एक निश्चित संख्या में ऊपर जाता है तो वह आपके लिए स्टॉक खरीद ले। हम वित्तीय समाचारों में स्टॉप लॉस ऑर्डर या सिर्फ स्टॉप ऑर्डर के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, जो एक ही बात है। औसत पाठक को यह विचार आने की संभावना है कि यह कुछ ऐसा है जिसका उपयोग उसे अपनी सुरक्षा के लिए करना चाहिए, लेकिन हमारा मानना है कि यह कुछ ऐसा है जिसका उपयोग उन लोगों द्वारा बहुत कम किया जाना चाहिए जो हमारे द्वारा सुझाए गए व्यापक तरीकों से बिजनेस करते हैं। यदि आपने बहुत सस्ते स्टॉक में खरीदारी की है तो आपको प्रतिक्रिया की स्थिति में उन्हें अपने पास रखना जारी रखना चाहिए। यदि आपने उन्हें सीधे या पर्याप्त मार्जिन पर खरीदा है तो आप खतरे में नहीं है, और आपको अपने नुकसान को केवल कागजी नुकसान के रूप में देखना चाहिए। अधिकांश मामलों में यदि आपके पास स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है तो आपके लिए अपने स्टॉक को अपने पास रखना बहुत बेहतर होता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर की एक बड़ी संख्या एक अच्छी बात है। आइए एक बार फिर यूएस स्टील को उदाहरण के तौर पर लें। मान लीजिए कि यह 94 पर बिक रहा है और यह माना जाता है कि 92 पर स्टॉप लॉस ऑर्डर की एक बड़ी संख्या है। शॉर्ट इंटरेस्ट स्टॉक को भारी मात्रा में बेच सकते हैं और इसे 92 तक नीचे ला सकते हैं। फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर वाले ब्रोकर बेचना शुरू कर देंगे। इससे कीमत और भी नीचे गिर जाएगी और शॉर्ट इंटरेस्ट इस कम कीमत पर कवर करने के लिए खरीद सकते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर एक बुरी चीज है और एक नियम के रूप में हम उनकी अनुशंसा नहीं करते हैं। एक ऐसा उदाहरण है जहां स्टॉप लॉस ऑर्डर का फायदा उठाया जा सकता है और वह बुल मार्केट के टॉप के पास है। यह बताना असंभव है कि मार्केट कब टॉप पर पहुंच गया है। यदि आप बहुत जल्दी बेच देते हैं तो आप कई अंकों का प्रॉफिट खो सकते हैं। बेशक बड़ा नुकसान उठाने की बजाय ऐसा करना बेहतर है। उस स्थिति में आप अपने ब्रोकर को मार्केट से 2 या उससे ज्यादा अंक नीचे
स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने का निर्देश दे सकते हैं और मार्केट की कीमत बढ़ने पर इसे ऊपर ले जाते रहें। फिर जब प्रतिक्रिया आती है तो वह इसे बेच देगा और आपको अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा खोने से बचाएगा। यह लगभग एकमात्र उदाहरण है जहां हम स्टॉप लॉस ऑर्डर की सलाह देते हैं, लेकिन हम अपने ग्राहकों को कभी कभी इसकी सलाह देते हैं, हालांकि बहुत कम। यदि आपका स्टॉक 100 से अधिक पर बिक रहा है तो हम सुझाव देंगे कि आप मार्केट से कम 3 पॉइंट पर स्टॉप लॉस ऑर्डर करें, लेकिन 100 से नीचे बिकने वाले स्टॉक के लिए 2 पॉइंट स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि प्रत्येक विशेष मामले में पॉइंट की संख्या तय की जानी चाहिए। अपने ग्राहकों को दिए गए विशेष निर्देशों में हम उन्हें बताते हैं कि हमें कब लगता है कि वे स्टॉप लॉस ऑर्डर का प्रॉफिट उठा सकते हैं। भाग 5 समापन अध्याय। अध्याय 22 स्पेकुलेशन की इच्छा। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिकी लोगों में स्पेकुलेशन की इच्छा बहुत प्रबल है। यही कारण है कि हमारे देश ने दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक प्रगति की है, क्योंकि प्रगति स्पेकुलेशन का परिणाम है। हम केवल स्टॉक स्पेकुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस शब्द का व्यापक अर्थ है हर नया उपक्रम एक स्पेकुलेशन है। एक आविष्कारक इस बारे में स्पेकुलेट करता है कि वह क्या आविष्कार करने जा रहा है। अक्सर ऐसी स्पेकुलेशंस के परिणाम स्वरूप नुकसान होता है, क्योंकि कई आविष्कारक या संभावित आविष्कारक कभी भी बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। वे अपना पैसा, समय और प्रयास खर्च करते हैं और शायद गरीबी में कई साल गुजारते हैं, और फिर अगर आविष्कार लाभदायक नहीं होता है तो वे भारी नुकसान में होते हैं। कई आविष्कारक अपने जीवन के सबसे अच्छे साल गरीबी में बिताते हैं और कभी सफल नहीं होते। हम उन लोगों के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं जो सफल होते हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में बहुत कम सुनते हैं जो असफल होते हैं, जिनकी स्पेकुलेशन फेलियर रही। सिवाय इसके कि जब कोई उन पर धोखेबाज होने का आरोप लगाता है क्योंकि उन्होंने अपने आविष्कारों के प्रचार के लिए पैसे मांगे और सफल नहीं हुए। हर नए बिजनेस के साथ यही बात होती है। यह पूरी तरह से एक स्पेकुलेशन है। यह एक आम कहावत है कि 95% व्यावसायिक उपक्रम फेल हो जाते हैं। हम नहीं जानते कि यह कथन सही है या नहीं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि विफलताओं की संख्या बहुत अधिक है, जो एक नए उपक्रम में जाने में बहुत बड़ा रिस्क दर्शाता है। यह इस पुस्तक में दी गई सलाह के अनुसार किए जाने पर स्टॉक स्पेकुलेशन में शामिल रिस्क से कहीं अधिक है। फिर भी इस तरह की स्पेकुलेशन के बिना कोई प्रगति नहीं होगी। यदि कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले लोग इसमें प्रवेश करने से पहले उद्यम का सावधानीपूर्वक अध्ययन करेंगे और इसे संचालित करने में अधिक सावधानी और विवेक का प्रयोग करेंगे, तो फेलियर की संख्या बहुत कम होगी। यही बात स्टॉक स्पेकुलेशन के बारे में भी सच है। स्टॉक स्पेकुलेशन में फेलियर मुख्य रूप से अज्ञानता और लालच के कारण होती है। बहुत से लोग जो किसी बिजनेस उद्यम में अपने पैसे पर उचित रिटर्न से संतुष्ट होंगे, उन्हें लगता है कि उन्हें स्टॉक स्पेकुलेशन में कुछ ही हफ्तों में 100% प्रॉफिट कमाना चाहिए। स्टॉक स्पेकुलेशन में कुछ ऐसा है जो लोगों को लालच और शुद्ध जुआ खेलने की प्रवृत्ति को आकर्षित करता है। मैनिपुलेशन के अध्याय में हमने आपको बताया है कि स्टॉक की कीमतें कैसे ऊपर नीचे होती है। कोई बाहरी व्यक्ति गलती से कीमत शुरू होने से ठीक पहले इनमें से कोई स्टॉक खरीद लेता है। 30 दिनों में उसने कई 100% प्रॉफिट कमाया है। उसे एहसास नहीं होता कि यह पूरी तरह से आकस्मिक था, और वह फिर से वही करने की कोशिश करता है और अपना सारा प्रॉफिट और संभवतः अपनी सारी पूंजी भी खो देता है। एक स्टॉक गैम्बलर। हम गैम्बलर शब्द का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के लिए करते हैं जो अज्ञानता से काम करता है, बहुत सारे बेहद स्पेकुलेटिव स्टॉक देख रहा है और अचानक एक ऐसे स्टॉक पर ध्यान देता है जिसकी कीमत में बहुत ज्यादा उछाल आया है। फिर वह खुद से कहता है, अगर मैंने उस स्टॉक को सिर्फ 10 पॉइंट मार्जिन पर खरीदा होता तो मैं कई 100% मुनाफा कमा लेता। वह एक और स्टॉक चुनता है जिसके बारे में कोई उसे बताता है कि यह भी उतना ही अच्छा प्रदर्शन करेगा।
वह जितना हो सके उतना स्टॉक खरीदता है और अपने पास मौजूद सारा पैसा मार्जिन के तौर पर लगा देता है। लेकिन कीमत नहीं बढ़ती। शायद कीमत गिर जाए और वह अपना मार्जिन खो दे, लेकिन यह लंबे समय तक, कभी कभी 1 साल या उससे ज्यादा समय तक लगभग स्थिर रह सकता है। और इसे पूरे समय के दौरान यह व्यक्ति इस डर से चिंता में रहता है कि कहीं वह अपना पैसा न खो दे। अगर वह अपना पैसा नहीं खोता है तो यह लंबे समय तक बंधा रहता है, जहां वह अपने सामने आने वाले वास्तविक अवसरों का लाभ उठाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। बड़े रिस्क उठाने से कोई फायदा नहीं होता। यह बात स्टॉक स्पेकुलेशन में भी उतनी ही सच है जितनी किसी अन्य उपक्रम में। ज्यादातर स्पेकुलेटर हर समय मुनाफे की संभावनाओं पर ही ध्यान देते हैं और नुकसान की संभावनाओं के बारे में नहीं सोचते। यदि आप स्टॉक स्पेकुलेशन में सफल होना चाहते हैं तो एक चीज आपको अवश्य सीखनी चाहिए, और वह यह है कि कभी भी यह न सोचे कि यदि आपने फलां स्टॉक खरीदा होता तो आपको कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता था, क्योंकि संभावना यह है कि आप उस स्टॉक को खरीदने में आवश्यक रिस्क नहीं उठा सकते थे। बेशक यह सब खत्म होने के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि उस स्टॉक को खरीदना पक्का था, लेकिन ऐसे स्टॉक्स को खरीदना कभी पक्का नहीं होता। रिस्क हमेशा बना रहता है, एक पुरानी कहावत है, और हम इस पर पूरी तरह से यकीन करते हैं कि जो व्यक्ति जल्दी अमीर बनने के विचार से सट्टा लगाता है वह अपना सारा पैसा जल्दी खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने पैसे पर उचित रिटर्न पाने के विचार से स्पेकुलेशन करता है वह आमतौर पर अमीर बन जाता है। अपने ग्राहकों को सलाह देते हुए हम शायद ही कभी अत्यधिक स्पेकुलेशन वाले स्टॉक्स की सलाह देते हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट कमाने की तुलना में नुकसान से बचने को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आप उस कथन पर आपत्ति कर सकते हैं क्योंकि आप प्रॉफिट कमाने के लिए अनुमान लगाते हैं, न कि नुकसान से बचने के उद्देश्य से। फिर भी यदि आप अपने नुकसान को न्यूनतम रखने में सावधान हैं तो आपका प्रॉफिट बहुत अधिक होने की संभावना है। कोई भी ट्रेडर जो किसी भी लंबी अवधि के लिए बिजनेस करता है वह कभी कभी बड़ा प्रॉफिट कमा सकता है, और फिर भी उनमें से अधिकांश को प्रॉफिट की तुलना में अधिक नुकसान होता है। ऐसा कहा जाता है कि 80% से अधिक मार्जिनल ट्रेडर हार जाते हैं, लेकिन हम इसे मार्जिन पर बिजनेस करने के खिलाफ तर्क नहीं मानते हैं, क्योंकि ये नुकसान ज्यादातर अज्ञानता, लालच और बहुत अधिक रिस्क लेने के कारण होते हैं। स्पेकुलेशन की अपनी इच्छा को दबाएं नहीं। अगर लोग अनुमान न लगाएं तो सारी प्रगति रुक जाएगी, लेकिन स्टॉक या किसी और चीज में स्पेकुलेशन न लगाएं बिना यह जाने कि आप क्या कर रहे हैं, और अपने सभी लेन देन में यथासंभव सही निर्णय और सावधानी बरतने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं पता कि क्या करना है तो किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जिसे यह पता हो और जो आपको खरीदने या बेचने में दिलचस्पी न रखता हो। सुरक्षित रूप से स्टॉक स्पेकुलेशन उन लोगों के लिए संभव है जो सही सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होने का प्रयास करते हैं। अध्याय 23। 2 प्रकार के ट्रेडर्स। स्टॉक ट्रेडर 2 तरह के होते हैं। एक तरह के ट्रेडर लगभग हमेशा प्रॉफिट कमाते हैं, और दूसरे तरह के ट्रेडर कभी कभी जीतते हैं और कभी कभी हारते हैं, लेकिन अगर वे अपने तरीके नहीं बदलते हैं तो अंततः सब कुछ खो देते हैं। पहली तरह का ट्रेडर उदार मार्जिन पर या सीधे स्टॉक खरीदता है, और जब मार्केट उसके खिलाफ जाता है तो उसे चिंता नहीं होती है, क्योंकि उसके पास यह मानने के अच्छे कारण होते हैं कि कीमतें अंततः बढ़ेंगी। अगर उसे कभी कभी नुकसान उठाना पड़ता है तो यह उसके मुनाफे की तुलना में कम होने की संभावना है। दूसरी तरह का ट्रेडर जल्दी से बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहता है, और वह ऐसे स्टॉक खरीदता है जिनके बारे में उसे लगता है कि वे निकट भविष्य में बड़ा प्रॉफिट कमाने वाले हैं, लेकिन उसका चयन अच्छे निर्णय पर आधारित नहीं होता है। हम इन 2 ट्रेडर्स को सावधान ट्रेडर और लापरवाह ट्रेडर के रूप में नामित कर सकते हैं। सावधान ट्रेडर्स मार्केट्स और स्टॉक के मूल्यों पर अच्छी सलाह लेने की कोशिश करता है। अगर उसे सलाह रूढ़िवादी लगती है तो वह उससे निर्देशित होता है, लेकिन अगर लापरवाह ट्रेडर को स्टॉक पर सलाह मिलती है तो वह उससे निर्देशित नहीं होता है, यदि वह रूढ़िवादी प्रकृति की है। अगर वह सलाह लेता भी है तो यह उन अविश्वसनीय
मार्केट टिप्सटर्स में से किसी एक से होने की संभावना है, जो मार्केट के बारे में अपने बयानों में बहुत जोरदार होते हैं। लापरवाह ट्रेडर अपने लालच और बड़े और त्वरित मुनाफे की इच्छा को अपने निर्णय को प्रभावित करने देता है। कभी कभी इन लापरवाह ट्रेडर्स में से किसी को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और वह अपना रवैया बदलना चाहता है। आमतौर पर उसके पास कई स्टॉक होते हैं जो बड़ा नुकसान दिखाते हैं और उसे नहीं पता कि उनके साथ क्या करना चाहिए। वह तर्क देता है कि वे अभी इतने कम दाम पर बिक रहे हैं कि वे निश्चित रूप से किसी समय अधिक दाम पर बिकेंगे। शायद उसका तर्क सही हो और शायद नहीं। स्टॉक्स के बहुत लंबे समय तक ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन भले ही उनके बाद के ऊपर जाने की अच्छी संभावना हो, लेकिन उसके लिए उन्हें अभी बेचना बेहतर है। अगर वह बिक्री से प्राप्त धन को किसी और चीज में लगा सकता है जिसमें प्रॉफिट कमाने की बेहतर संभावना है। हमारी सलाह है कि अगर आप बिक्री से मिलने वाली आय को किसी बेहतर चीज में लगा सकते हैं तो उसे बेचने और नुकसान उठाने में कभी संकोच न करें, बजाय इसके कि उसे उसी स्टॉक में रहने दें जिसमें वह अभी है। यह इतना बड़ा सवाल नहीं है कि आपके पास जो स्टॉक है वह ऊपर जाएगा या नहीं, बल्कि यह है कि अगर आप खरीदारी करने के लिए मार्केट में आ रहे हैं तो आप उस विशेष स्टॉक को खरीदेंगे या नहीं। बेशक जब आप कोई स्टॉक बेचते हैं और कुछ और खरीदते हैं तो कमीशन का नुकसान होता है, और इसी वजह से हम कभी कभी किसी स्टॉक को होल्ड करने की सलाह देते हैं। यदि आप अतीत में लापरवाह ट्रेडर रहे हैं तो आपको बस इतना करना है कि अपने तरीके बदलें और सावधान ट्रेडर बनने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा रिस्क उठाने की तुलना में सावधानी की चरम सीमा तक जाना और बहुत कम मुनाफे से संतुष्ट होना कहीं बेहतर है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 24। प्रॉफिट की संभावनाएं। स्टॉक स्पेकुलेशन में प्रॉफिट की क्या संभावनाएं हैं? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, लेकिन इसका जवाब देना मुश्किल है। जेम्स आर कीन ने कहा है, बहुत से लोग वॉल स्ट्रीट पर अमीर बनने के लिए आते हैं, वे हमेशा दिवालिया हो जाते हैं। अन्य लोग वॉल स्ट्रीट पर उचित रिटर्न के लिए बुद्धिमानी से काम करने के लिए आते हैं, वे आमतौर पर अमीर बन जाते हैं। हालांकि यह सच है कि लगभग सभी स्टॉक ट्रेडर जो स्टॉक ट्रेडिंग में बहुत कम समय में असामान्य रूप से बड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, हार जाते हैं। फिर भी यदि आप अच्छे निर्णय और धैर्य से काम लें तो असामान्य प्रॉफिट कमाया जा सकता है। रॉजर डब्ल्यू बेब्सन की अपनी पुस्तक बिजनेस बैरोमीटर्स में प्रॉफिट की संभावनाओं के बारे में ऐसी भाषा में बात की है जिसे प्रमोटर द्वारा इस्तेमाल किए जाने पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाएगा, और फिर भी वे ट्रेडर्स को अपनी सलाह में बेहद रूढ़िवादी है। वे सलाह देते हैं कि कभी भी मार्जिन पर खरीदारी न करें, कभी भी शॉर्ट सेल न करें और अधिकांश समय मार्केट से पूरी तरह बाहर रहें, न तो खरीदें और न ही बेचें। यहाँ उनकी पुस्तक से एक उदाहरण दिया गया है जो 50 वर्षों की अवधि में $2,500 के निवेश के विस्तृत विवरण के बाद आता है। ऊपर दिया गया उदाहरण दिखाता है कि 50 साल पहले कुछ मानक स्टॉक में रूढ़िवादी तरीके से निवेश किए गए $2,500 की राशि आज $10 लाख से अधिक हो सकती है। ये न केवल सख्ती से निवेश स्टॉक है, बल्कि ये ऐसे स्टॉक भी हैं जिनकी कीमत में तुलनात्मक रूप से बहुत कम उतार चढ़ाव होता है। इसके अलावा यह हर 3 या 4 साल में केवल एक बार खरीदने या बेचने का आदेश देकर संभव हुआ। यदि अन्य स्टॉक जो डिविडेंड भुगतान करता नहीं थे और जिन्होंने अधिक उतार चढ़ाव दिखाया है खरीदे गए होते और इंटरमीडिएट उतार चढ़ाव का प्रॉफिट उठाया गया होता तो $2,500 की राशि बहुत बड़ी होती। इंटरमीडिएट मूवमेंट से तात्पर्य साप्ताहिक मूवमेंट से नहीं है जिसे सामान्य पेशेवर ऑपरेटर नोट करता है, बल्कि कई महीनों और संभवतः 1 वर्ष या उससे अधिक तक फैले व्यापक मूवमेंट से है। फिर भी इन व्यापक इंटरमीडिएट मूवमेंट्स को एक रूढ़िवादी निवेशक द्वारा नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि केवल लंबी अवधि तक फैले मूवमेंट्स का सही निदान करना संभव है। कई ब्रोकर्स का मानना है कि 6 या 8 महीने के इन इंटरमीडिएट मूवमेंट्स को भी समझना संभव है
और यदि ऐसा है तो निम्नलिखित परिणाम संभव होंगे। 1870 में सेंट पॉल में निवेश किए गए $5,000 की राशि आज $1 करोड़ से अधिक होगी। 1870 में यूनियन पैसिफिक में निवेश किए गए $5,000 की राशि आज $1.5 करोड़ से अधिक होगी। सेंट्रल ऑफ न्यू जर्सी में निवेश किए गए $5,000 की राशि आज $3 करोड़ से अधिक होगी। नॉर्दर्न पैसिफिक में निवेश किए गए $5,000 की राशि आज $5 करोड़ से अधिक होगी। ये आंकड़े इस धारणा पर आधारित नहीं है कि निवेशक प्रत्येक वृद्धि के टॉप पर बेच रहा था या प्रत्येक गिरावट के निचले स्तर पर खरीद रहा था, बल्कि यह है कि तकनीकी स्थितियों के अध्ययन के आधार पर ये लेन देन औसत उच्च और औसत निम्न कीमतों पर किए गए थे। यदि बेब्सन की सलाह का पालन करके इतना बड़ा प्रॉफिट कमाया जा सकता है तो निश्चित रूप से रूढ़िवादी मार्जिन पर खरीद करके और जब सभी स्थितियां इसके पक्ष में हो तो शॉर्ट सेलिंग करके भी बड़ा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, जबकि बहुत ज्यादा रिस्क उठाए बिना बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने की संभावनाएं हैं। लेकिन जो लोग धैर्यवान हैं और अच्छी सूझबूझ रखते हैं उन्हें थोड़े से मुनाफे से संतुष्ट हो जाना चाहिए, अगर यह रिस्क को खत्म करने के प्रयास में बहुत सावधानी बरतने का नतीजा है। बेशक आप अपने स्पेकुलेशन फंड के एक छोटे से हिस्से के साथ बहुत ज्यादा रिस्क उठा सकते हैं जितना कि आप इसके पूरे हिस्से के साथ नहीं उठा सकते। आपके पास जितना कम पैसा है जिससे आप अनुमान लगा सकें, आपको उतना ही सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकते, उन्हें अपने फंड को अच्छे सुरक्षित निवेशों में निवेश करना चाहिए, लेकिन यह पुस्तक स्पेकुलेटर्स के लिए ही लिखी गई है। हमारा मानना है कि कई वर्षों तक नियमित रूप से किया गया सावधानीपूर्वक स्टॉक स्पेकुलेशन किसी भी अन्य चीज की तुलना में अधिक रिटर्न देता है, और अगले अध्याय में हम आपको बताएंगे कि आपको मार्गदर्शन के लिए जानकारी कहां से मिलेगी। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 25। मार्केट इन्फॉर्मेशन। आपको मार्केट की इन्फॉर्मेशन कहां से मिलती है? शायद ज्यादातर लोग इसे डेली न्यूज़पेपर से प्राप्त करते हैं। जब आप किसी प्रमुख महानगरीय अखबार की वित्तीय खबरों को देखते हैं और देखते हैं कि उसमें कितनी जानकारी है, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ ही घंटों में इस मामले को प्रेस के लिए तैयार करने के लिए कितनी बड़ी मात्रा में काम करना पड़ा है। रिपोर्ट की पुष्टि करने के लिए समय नहीं है। यह जरूरी है कि बहुत से लेख केवल कल्पना से लिखे जाएं, अफवाहों पर आधारित हों। साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएं अपने इन्फॉर्मेशन में ज्यादा सटीक हो सकती है, लेकिन वे भी हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। प्रकाशित होने वाली ज्यादातर वित्तीय खबरें ऐसी एजेंसियों से आती है जो विश्वसनीय नहीं होती। हेनरी क्लूज उनके बारे में क्या कहते हैं, सुनिए। इन कैटरर्स में मुख्य रूप से वित्तीय समाचार एजेंसियां और सुबह की वॉल स्ट्रीट समाचार पत्रिकाएं शामिल हैं, जो विशेष रूप से स्टॉक एक्सचेंज में केंद्रित स्पेकुलेशन हितों के लिए समर्पित है। इन एजेंसियों का उद्देश्य उपयोगी है, लेकिन जनता को यह उम्मीद करने का अधिकार है कि जब वे ऐसी जानकारी के लिए सदस्यता लेते हैं जिस पर बहुत अधिक लेन देन किया जा सके, तो समाचार की खरीद और प्रकाशन में अत्यंत सावधानी, जांच और निष्ठा बरती जानी चाहिए। जो कुछ भी इससे कम होता है वह ग्राहकों के साथ खराब सेवा और बुरे विश्वास से भी बदतर है। यह बेईमानी और शरारत है, और फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन साधनों के माध्यम से जनता तक पहुंचने वाली बहुत सी तथाकथित खबरें इस निंदा के अंतर्गत आती है। पॉइंट्स और पुफर्स, अलार्म्स और अनियर्स, जो स्पष्ट रूप से धोखा देने और गुमराह करने के लिए रखी जाती है, इन माध्यमों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित होती है, इतनी आसानी से कि कोई संभावित औचित्य नहीं रह जाता। ये चूक इस तरह के चरित्र के समाचारों के संकलन से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई जल्दबाजी के कारण है, उचित जानकारी के अभाव के कारण है। छानबीन और सावधानी कम दोषी कारणों से कितनी दूर तक, मैं यह तय करने का दावा नहीं करता, लेकिन यह हर पर्यवेक्षक द्वारा स्वीकार किया जाएगा कि छद्म समाचारों का प्रसार अक्सर असाध्य नुकसान का कारण बनता है। न ही यह केवल झूठी सूचना प्रसारित करने के मामले में
इन समाचार विक्रेताओं का दोष है गुटों के हित में पॉइंट्स को बेचने की आदत। लोगों को क्या खरीदना चाहिए और क्या बेचना चाहिए, इस बारे में सलाह देने की वॉलंटियरली उनके संपादकीय विचारों में व्याप्त मजबूत अटकलबाजी पूर्वाग्रह, ये चीजें ज्यादातर लोगों को पत्रकारिता के वास्तविक कार्यों का घृणित दुरुपयोग लगती है। बेशक हर ट्रेडर को एक या एक से ज्यादा ब्रोकर से मार्केट लेटर मिलते हैं। ये कई और अलग अलग तरह के होते हैं। इनमें से कुछ बहुत सावधानी से तैयार किए जाते हैं और विश्वसनीय जानकारी देते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ब्रोकर का मार्केट लेटर बिजनेस पाने के उद्देश्य से प्रकाशित होता है और बिजनेस सिर्फ ग्राहकों के बिजनेस से ही बनता है। इसलिए ब्रोकर के हित में यह है कि उसके ग्राहक कुछ ट्रेड के बजाय कई ट्रेड करें। अपनी पुस्तक बिजनेस बैरोमीटर में रोजर डब्ल्यू बेबसन ने स्टॉक एक्सचेंज हाउस के कस्टमर्स रूम के मैनेजर द्वारा उन्हें लिखे गए एक पत्र को पुनः प्रस्तुत किया है। हम इस पत्र को सभी ट्रेडर्स के लिए इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि हम इसे यहाँ पुनः प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता ले रहे हैं। हर तरफ से वॉल स्ट्रीट में बनी किस्मत के बारे में सुनकर मैंने कॉलेज के स्नातक होने के बाद खुद को फाइनेंस के लिए समर्पित करने का फैसला किया। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने एक प्रथम श्रेणी के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हाउस में पद प्राप्त किया। अंततः फर्म के लिए हैंडशेकर बन गया, यानी ग्राहकों के कमरे का एक प्रबंधक। इसलिए मुझे स्टॉक बिजनेस का आकार जानने का एक असाधारण अवसर मिला। प्रबंधक का मुख्य कर्तव्य ऑफिस में आने वाले ग्राहकों से मिलना, उन्हें बताना कि मार्केट कैसे काम कर रहा है, लेकिन असली कर्तव्य होम के लिए बिजनेस प्राप्त करना है। एक बार एक बहुत ही अजीब आदमी ऑफिस में आया। वह लगभग 45 वर्ष का था। एक फीका कट अवे कोट, हाई वाटर ट्राउजर और ईस्ट साइड लो क्राउन डर्बी हैट पहने हुए था। एक ऊंचे कर्कश आवाज में उसने कहा कि वह आपके मिल्वॉकी हाउस को जानता है और एक खाता खोलना चाहता है। बेशक हम सभी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि यहाँ एक नया ग्राहक था। एक दिन बोस्टन में रहते हुए उसने ग्रेन मार्केट के बारे में पूछताछ करने के लिए हमें लंबी दूरी के टेलीफोन पर बुलाया। मेरे एक सहायक ने उससे कमीशन पाने की इच्छा से कहा, हमने सुना है कि दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में तेजी आ रही है, बेहतर होगा कि आप इसमें शामिल हो जाएं। उसने कहा, ठीक है, मार्केट में मुझे 100 खरीद दो। स्टॉक खरीदा गया, लेकिन उसे अपनी खरीद पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके बाद मार्केट में लगातार गिरावट आई और जब तक वह बोस्टन से वापस आया तब तक उसमें भारी नुकसान हो चुका था। जिस व्यक्ति ने इसे खरीदने की सलाह दी थी उसे स्टॉक के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने बस एक मौका लिया क्योंकि उसे पता था कि मार्केट में आगे बढ़ने के लिए केवल 2 ही रास्ते हैं और यह ऊपर की ओर जा सकता है। ऐसी स्थिति में होम के लिए $25 का कमीशन कमाने के अलावा उसे अपने अच्छे निर्णय के लिए पीठ थपथपाई जाएगी। अगर मार्केट नीचे चला जाता, जैसा कि हुआ, तो भी वह $25 कमा सकता था। मैं यह कहने का साहस करता हूं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 99% अटकलें तथा तथाकथित टिप्स पर आधारित है। मैनेजर को बिजनेस को अपनी स्थिति और वेतन बनाए रखने के लिए प्राप्त करना है, और यह केवल लोगों को मार्केट में धोखा देकर किया जा सकता है। इसलिए वह पेशेवर टिप्सटर की डोप शीट और अपनी भावनाओं का प्रॉफिट उठाता है और बकबक करने वाले लैम्ब को सकारात्मक जानकारी देता है कि स्टैंडर्ड ऑयल सेंट पॉल को आगे बढ़ा रहा है या कि कुछ प्रभावशाली बैंकर यूनियन पैसिफिक को धमका रहे हैं। लैम्ब स्टॉक खरीदता है, ब्रोकर को कमीशन मिलता है और फिर लैम्ब अपने $1000 के मार्जिन को मूल्य में उतार चढ़ाव देखता है, जिससे वह बहुत चिंतित हो जाता है। अब यह $1100 तक बढ़ गया है, फिर $950 तक गिर गया, फिर $900, $800, फिर वापस $850 और फिर यह टोबोगन को $300 तक ले गया, जिस पर ब्रोकर मार्जिन मांगता है, और यदि वे आगे नहीं आते हैं तो उसको बेच देता है। पूरी अटकलें मैनेजर के आधार पर होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक्स में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ऐसे लोग जो घर पर पोकर नहीं खेलते हैं और फारो और रूले के उल्लेख पर चौंक जाते हैं, जिसे कोई भी पुराना व्यक्ति आपको बताएगा कि स्टॉक मार्केट की तुलना में हारना आसान है। वे सोचते हैं
कि जब वे स्टॉक मार्केट की टिप्स पर पैसे बनाने की कोशिश करते हैं तो वे व्यावसायिक निर्णय का उपयोग कर रहे होते हैं। सामान्य ज्ञान वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि जॉन्सटाउन बाड़ में ब्रश डैम की तुलना में सक्रिय बाजार में 10% मार्जिन की कोई संभावना नहीं है। मार्जिन पर इस तरह के सट्टेबाजी के कारणों में से एक यह है कि ब्रोकर का कमीशन केवल 121/2 सेंट प्रति स्टॉक है और यह छोटे छोटे लॉट बिजनेस करने के लिए भुगतान नहीं करता है। $1000 के मार्जिन से केवल 10 स्टॉक खरीदे जा सकते हैं और ब्रोकर को खरीदने के लिए $1.25 और बेचने के लिए $1.25 मिलेंगे, जबकि 100 स्टॉक्स पर मार्जिन के रूप में समान राशि ब्रोकर को शेष राशि पर ब्याज के अलावा प्रत्येक तरह $12.50 देती है। शुद्ध परिणाम यह है कि किसी भी दी गई राशि के 10% मार्जिन पर एक स्पेकुलेटर अपने प्रॉफिट को 10 से गुणा करता है और अपने नुकसान को उन पर 10 से गुणा करता है। ऐसा तब होगा जब वह स्टॉक को सीधे खरीदकर घर ले जाएगा। उसके पक्ष का ब्रोकर अपने कमीशन को निवेश बिजनेस करने पर मिलने वाले कमीशन से 10 गुना बढ़ा देता है। उपरोक्त पत्र से आपको औसत ब्रोकर के ऑफिस के एक कर्मचारी के रवैये का अंदाजा हो जाता है। अगर उसका रवैया अलग होता तो उसे अपने नियोक्ता के प्रति वफादार नहीं माना जाता। जब इस तरह का रवैया ब्रोकर के मार्केट पत्रों को प्रभावित करता है तो वे अविश्वसनीय नहीं होते। आप पूछ सकते हैं कि क्या मार्केट के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी है? हाँ है। कई बड़ी संस्थाएं हैं जो फंडामेंटल स्टैटिस्टिक और विभिन्न कंपनियों के स्टैटिस्टिक का अध्ययन करती है और इस ज्ञान के आधार पर अपने ग्राहकों को जानकारी देती है। हमारा मानना है कि यह एकमात्र ऐसी जानकारी है जो एक ट्रेडर के लिए बहुत मूल्यवान है। स्टैटिस्टिकल जानकारी को छोड़कर बेचे गए स्टॉक्स की संख्या और जिस कीमत पर वे बेचे गए हैं, जो उसे अपने दैनिक या साप्ताहिक पत्रों से मिलती है। इस तरह के प्रमुख संगठन इस प्रकार है: स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक कंपनी इंक, बेप्सन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, द ब्रुकमायर इकोनॉमिक सर्विस, हार्वर्ड इकोनॉमिक सर्विस, पुअर्स इन्वेस्टमेंट सर्विस, मूडीज इन्वेस्टमेंट सर्विस, रिचर्ड डी वाइकोफ एनालिटिकल स्टाफ। ऊपर बताए गए संगठन इस तरह के मुख्य संगठन हैं। उनकी सेवा की सदस्यता की कीमत $85 से $1000 प्रति वर्ष है। इनके अलावा हमारे अलावा कुछ अन्य संगठन और व्यक्ति भी हैं जो कुछ हद तक इसी तरह की सेवा दे रहे हैं, लेकिन हम किसी ऐसे संगठन के बारे में नहीं जानते जो हमारी तरह कम कीमत पर ऐसी सेवा देता है। आपको उपरोक्त संगठनों द्वारा दी गई सेवा को उन संगठनों और व्यक्तियों द्वारा दी गई सेवा से भ्रमित नहीं होना चाहिए जो आपको यह बताने का प्रयास करते हैं कि मार्केट दिन प्रतिदिन क्या करने जा रहा है। दूसरे शब्दों में, वे मार्केट पर टिप्स देते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह के दैनिक मार्केट पत्र जारी करते हैं और अपनी सेवा के लिए $10 से $25 प्रति माह चार्ज करते हैं, लेकिन यह एक ऐसी सेवा है जिसकी हम बिल्कुल भी अनुशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि यदि आप उस तरह की सलाह का पालन करते हैं तो आप बहुत बड़ा रिस्क उठा रहे होंगे। आप कभी कभी बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन आपको अक्सर नुकसान भी होगा, और जब नुकसान होगा तो वह पिछले सभी लाभों से अधिक हो सकता है। हम चाहते हैं कि आप समझें कि इस तरह की सलाह हमारी अनुशंसा से पूरी तरह अलग है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 26। सफल स्पेकुलेशन। स्टॉक स्पेकुलेशन में सफलता बहुत ही सरल बातों पर निर्भर करती है। अगर आपको पता है कि क्या खरीदना है, कब खरीदना है और कब बेचना है, और आप उस जानकारी के अनुसार काम करेंगे, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। आपको लग सकता है कि ये बातें जानना असंभव है, लेकिन यह उतना मुश्किल नहीं है जितना माना जाता है। बहुत से लोग गलत समय पर स्टॉक खरीदते हैं, और जो लोग सही समय पर स्टॉक खरीदते हैं उनमें से ज्यादातर गलत स्टॉक खरीदते हैं। अभी अप्रैल 1922 की शुरुआत में स्टॉक मार्केट में खरीदारी का समय है, और यह संभव है कि यह खरीदारी का समय कुछ रुकावटों के साथ अगले 1 या 2 साल या उससे भी ज्यादा समय तक जारी रहे। हालांकि आपको यह बताना ज्यादा मुश्किल है कि कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए।
सबसे पहले हम आपको उन स्टॉक्स को खरीदने से मना करते हैं जिन्हें मैनिपुलेशन करके ऊंची कीमतों पर रखा जाता है। बेशक अगर आप उन स्टॉक्स में से किसी एक में सही तरीके से निवेश करते हैं और सही तरीके से बाहर निकल जाते हैं तो आपका मुनाफा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा रिस्क उठाते हैं। और जो लोग इस तरह से 1 या 2 बार जीतते हैं वे जल्द ही या फिर बाद में फिर से वही करने की कोशिश में सब कुछ खो देते हैं। अगर आप मोंटे कार्लो में जुआ खेलते हैं तो आपके मौके ज्यादा बेहतर नहीं होते। मैनिपुलेट किए गए स्टॉक्स को खरीदने के मौके हमेशा बाहरी व्यक्ति के खिलाफ होते हैं। इन बहुत सक्रिय अनुमानित स्टॉक के बारे में हमेशा इतना प्रचार होता है कि जनता उनकी ओर आकर्षित होती है। अखबारों और ब्रोकर्स के मार्केट पत्रों में उन्हें बहुत ज्यादा जगह दी जाती है। ऐसे स्टॉक बहुत ज्यादा कीमत पर बिकते हैं और जब ब्रेक आता है तो इससे कई लोगों को भारी नुकसान होता है। दूसरी ओर रूढ़िवादी मार्ग का अनुसरण करके आपके पास वास्तव में न्यूनतम रिस्क के साथ बड़ा प्रॉफिट कमाने का मौका है। हम आगे 16 स्टॉक दे रहे हैं जिन्हें हमने 14 फरवरी 1922 के अपने सलाहकार पत्र में अनुशंसित किया था। उनके उस समय के अनुमानित मूल्य और 31 मार्च को अनुमानित मूल्य के साथ इन कीमतों पर पहुंचने में हमने 13 फरवरी और 31 मार्च को समापन मूल्य लिया और अंशों को छोड़ दिया। हमने उस कीमत को केवल 16 स्टॉक की सिफारिश की और आप देखेंगे कि उनमें से प्रत्येक ने पर्याप्त प्रॉफिट कमाया है। इस शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके इस शीट को देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 14 फरवरी को इनमें से प्रत्येक स्टॉक के 10 स्टॉक खरीदे। इनकी कीमत आपको 10,050 पड़ती है। हमने पहले 10 पर 30% मार्जिन की सिफारिश की, जिनमें से सभी डिविडेंड्स भुगतान करता थे, और अंतिम 6 पर 50% मार्जिन, क्योंकि वे अधिक अनुमान थे और मार्केट में प्रतिक्रिया से अधिक प्रभावित होते। उस मार्जिन के आधार पर प्रत्येक के 10 स्टॉक खरीदने के लिए $3500 से थोड़ा कम की आवश्यकता होती। लेकिन मान लीजिए कि आपने $3500 लगाए। $6550 की शेष राशि पर खरीद और बिक्री कमीशन और ब्याज को ध्यान में रखते हुए, लेकिन आपको भुगतान किए गए डिविडेंड के साथ क्रेडिट करने के बाद आपका प्रॉफिट लगभग 32% या प्रति वर्ष लगभग 250% की दर से होगा। बेशक हम यह दावा नहीं करते कि हमारे द्वारा सुझाए गए रूढ़िवादी मार्ग का पालन करके आप हमेशा इतना बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। हालांकि आप मार्केट में अक्सर मिलने वाले कुछ अवसरों का प्रॉफिट उठाकर भी उतना ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन आप जो खरीदते हैं उसमें हमेशा विवेकपूर्ण विवेक होना आवश्यक है। हालांकि मान लीजिए कि आपने उपरोक्त राशि का 5वां हिस्सा या 50% वार्षिक प्रॉफिट कमाया, जो कि स्टॉक स्पेकुलेशन में आमतौर पर उठाए जाने वाले जोखिमों को उठाए बिना आसानी से संभव है। यदि आपने $1000 का निवेश किया और प्रति वर्ष 50% प्रॉफिट कमाया, तो आपने प्रॉफिट को 20 वर्षों तक हर साल उसी दर पर पुनर्निवेशित करें तो आपके पास $3 मिलियन से अधिक होंगे। जब सावधानीपूर्वक तरीकों से पालन करके इतना बड़ा मुनाफा कमाने की संभावना है, तो निश्चित रूप से उन अत्यधिक रिस्क उठाने के पक्ष में कोई तर्क नहीं है जो अत्यधिक अनुमानित स्टॉक खरीदने में देते हैं, जिनकी कीमतें जनता पर बोझ डालने के उद्देश्य से लगाई जाती है। उपरोक्त सूची में हमने जिन 10 स्टॉक्स का चयन किया है वे डिविडेंड्स देने वाले थे, और जबकि अन्य 6 नहीं थे, उन्हें उनके मार्केट प्राइस से कहीं अधिक मूल्यवान माना गया था और पूरी सूची को रूढ़िवादी लोगों द्वारा खरीदने के लिए सुरक्षित माना गया था। बहुत बार हम ऐसे स्टॉक की सूची की सिफारिश कर पाते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि वे समान रूप से बड़ा प्रॉफिट देंगे, लेकिन आपको जो स्टॉक खरीदना चाहिए वे नहीं है जो सबसे अधिक सक्रिय है, और न ही वे जिनका वित्तीय समाचारों और ब्रोकर्स के मार्केट्स लेटर्स में सबसे अधिक बार उल्लेख किया जाता है। अधिकांश लोग जो स्टॉक खरीदते हैं वे आमतौर पर वही स्टॉक होते हैं जिन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। आपको जो स्टॉक खरीदने चाहिए वे आमतौर पर वे होते हैं जिनके बारे में आप बहुत कम सुनते हैं। स्पेकुलेशन का सिर्फ एक ही सुरक्षित तरीका है, और वह है प्रत्येक स्टॉक की मूलभूत स्थितियों और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले उद्योगों के ज्ञान से निर्देशित होना।
इस तरह की जानकारी देने वाले कई बड़े संगठन हैं और जो लोग उनके द्वारा जारी किए गए मूलभूत आंकड़ों से निर्देशित हुए हैं उन्होंने लगभग हमेशा स्टॉक स्पेकुलेशन में पैसा कमाया है। इस तरह की सेवा का मूल्य किसी भी सवाल से परे पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया है। हालांकि इनमें से ज्यादातर संगठनों की सेवा के लिए सदस्यता की लागत औसत व्यक्ति की क्षमता से ज्यादा होती है। आमतौर पर यह $100 से $1000 प्रति वर्ष के बीच होती है। हम अपने ग्राहकों को सफल स्पेकुलेशन के लिए मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से एक सेवा दे रहे हैं जिसके लिए केवल $25 प्रति वर्ष, 6 महीने के लिए $15 या 3 महीने के लिए $10 का शुल्क देना होगा। इस शुल्क के लिए हम आपको बताते हैं कि कौन से स्टॉक खरीदने हैं, कब खरीदने हैं और कब बेचने हैं। हम आपको महीने में कम से कम 2 बार अपने सिफारिशें भेजते हैं, लेकिन अगर परिस्थितियां जरूरी बनती हैं तो हम आपको अतिरिक्त सलाह पत्र और सूचियां भी भेजते हैं। आपको अपनी मार्केट समस्याओं के बारे में असीमित व्यक्तिगत पत्राचार का विशेषाधिकार भी देते हैं। हमारी सेवा की लागत अन्य विश्वसनीय संगठनों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क की तुलना में बहुत कम है। हमारी सेवा इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों पर आधारित है। हम न्यूनतम रिस्क के साथ अधिकतम प्रॉफिट की संभावना वाले स्टॉक चुनने का प्रयास करते हैं और इस पुस्तक में दी गई हमारी सेवा का नमूना हमारी सफलता का प्रमाण है। द एंड। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। Yeah.